तो मेरी आवाज़ सबको है बराबर क्लियर? एक बार कंफर्म करना, आप लोग अनम्यूट तो कर पा रहे खुद को, या मैं अपने तरफ से कर दूं? अगर आप म्यूट है तो मैसेज में बता सकते हैं कि नहीं कुछ, अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो मुझे मैसेज में बताओ, या हैंड भी रेस कर सकते हो। अच्छा। यस। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैंने अपने तरफ से दे दिया है अप्रूवल सभी को। एक 5 मिनट का टाइम और ले लेते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ज्वाइन, इसलिए रुका था मैं। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी सर, आ रही सर, आवाज आ रही है। आ रही है, ओके चलिए। तो चलो धीरे धीरे लोग ज्वाइन होते रहेंगे, अपन फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। जी। जी आपको सर, ओके सर, ओके। तो ये हमारा जो है कोर्स है, जी। RWM मास्टर को, जो हमारा हम जिसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, ये तीनों कैटेगरी कवर करते हैं। जी। तो इन तीनों कैटेगरी में जो है हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 30 डेज का होता है। 30 डेज जी। का हमारा ये कोर्स होता है, जिसमें हम आपको डेली बेस पे, कभी जो क्लास है, ये एक्चुअल में हमारा टाइम 8 से 11 का मॉर्निंग जो है, ये ऑफलाइन का ऑफलाइन कोर्स होता है, जो हमारा यहाँ से होता है, जी। ऑफिस से होता है, हमारे इंस्टीट्यूट से। और ये जो है हमारा ये ऑनलाइन का टाइम है, 8 से 11 शाम का। अभी 8 से 11 शाम का इसलिए रखा हुआ है कि सबको कन्वीनियंट हो, ताकि जो भी जॉब करने वाले ऑलरेडी, जो सीखने वाले रहते हैं, वो काफ़ी मतलब हद तक टेक्नीशियन ही रहते हैं जिनका ऑलरेडी वर्क होता है, तो वो हिसाब से टाइम रखा गया हुआ है। बट फिर भी अगर मेजोरिटी में टाइम चेंज होने की बात होती है, तो हम वो हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कभी ऐसा होता है कि कभी जो है 8 से 11 भी होता है, कभी 8 से 10 2 घंटे का भी होता है। जरूरी नहीं कि ये 8 से 11 का ही हो, कभी कभी हमारा क्लास 2 घंटे का भी होता है। जी सर, जी। अभी ये जो कोर्स है हमारी ऑनलाइन, एक्चुअली ये अमाउंट नहीं है अभी। आपका जो कोर्स है 94,999, ये कोर्स है अभी हमारा ऑनलाइन का। अब जी। इसमें अभी तक हमारे पास में जो है हमारा टेक्निकल सपोर्ट हम नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी इसमें हमने ऐड की, जैसे काफ़ी लड़कों का कहना आ रहा था कि तकलीफ होती है, सीख तो बहुत लेते हैं। जैसे भी ऐसा होता है कि आप 1 महीना क्या, मैं 1 साल भी अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दूँ, तो जब तक आप फील्ड जी। पे नहीं जाएंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, तो आप मतलब डाउट्स आपके जो है क्लियर नहीं होते। तो इस हिसाब, इस जी मतलब इस जरूर। सोचते हुए फिर हमने क्या किया कि जैसे पोस्ट कोर्स कंप्लीशन हमने आपको लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट दिए है। प्लस अब जो प्रॉब्लम लड़कों को आ रही थी कि भाई जब फील्ड पे जा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमने जो है फिर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए हमने जो है आपको वीडियो कॉल सपोर्ट दे दी है। जी। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप फील्ड पे है, कोई आपको प्रॉब्लम जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि हेल्प लेनी चाहिए, किसी की पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमारे को तुरंत में वीडियो कॉल करके डायग्नोस करा सकते हो। ये चीज़ हमारे तरफ से 1 साल जी के सर। लिए आपको टोटली फ्री है। इसका कोई कॉस्ट नहीं है कि हम कोई कॉल के हिसाब से आपको पैसे ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टोटल फ्री रहेगा हमारे तरफ से। जी सर। अभी जो हमारा है कोर्स, RWM, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, तो अभी मैं जी। जहाँ तक मैं जान पाऊंगा, अभी कई इसमें स्टूडेंट मतलब जो जुड़े हैं ऑलरेडी, वो टेक्नीशियन ही हो गए, ऑलरेडी काम करते हो गए। काफी लोग मेरे पास में जो है वही होते हैं कि जो टेक्नीशियन ऑलरेडी रहते हैं। जी सर। Okay.
तो सबसे पहले हम इसमें जो है हमारा कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या हमारे कोर्स में एक्चुअल में है। उसके बाद हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इसमें हमारा सिर्फ रेफ्रिजरेटर रहेगा क्योंकि पहला जो क्लास है हमारा रेफ्रिजरेटर का है। तो रेफ्रिजरेटर से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्नीशियन, ऑलरेडी टेक्नीशियन है, उनको सिर्फ क्या पता है कि डबल डोर सिंगल डोर फ्रिज पता है। काफी लोगों को साइड बाय साइड नहीं पता है। काफी लोगों को जो मॉडिफाई खुद से बनाए जाते हैं किचन और स्पेस के हिसाब से, वो लोगों को नहीं पता है। तो वो भी आपके जो डाउट्स है, तो वो भी आपके जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका टू असेंशियल टूल्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब इसमें एग्जैक्टली कौन से काम के लिए कौन से टूल यूज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफी हद तक टेक्नीशियन को यही नहीं पता होता है कि मतलब किसी चीज को हम इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी वे में सॉल्व करना मतलब जैसे सही टूल रहा तो जो आपका काम 2 घंटे 4 घंटे में होने वाला है, वो आपका 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका जो है वो काम खत्म हो जाता। तो एक वो भी हम देख लेंगे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो ऑलरेडी सब टेक्नीशियन लेते ही है, फिर भी हम देख लेंगे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमको क्या क्या लेने चाहिए इसके अंदर में। ओवरव्यू ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर। द RWM मास्टर कोर्स इज डिजाइन प्रोवाइड comprehensive hands-on training in the refrigerator, washing machine and microwave। इसमें हम आपको एक ट्रेनिंग देते हैं जिसके अंदर में आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव को एक एक्सपर्ट की तरह कैसे रिपेयर करते हो। रिपेयर सभी करते हैं, बट रिपेयर करने में और एक्सपर्ट की तरह रिपेयर करने में इसमें डिफरेंस हो जाता है। अभी आप अगर किसी घर पे भी कस्टमर के जा रहे हो, तो नॉर्मली जाने में और एक एक्सपर्ट के जाने में बहुत फर्क पड़ जाता है। कस्टमर को देख के समझ में आता है कि भाई बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है। तो इस चीज के लिए क्या है कि हम आपको इसमें एज ए प्रोफेशनल भी सिखाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे 6-7 साल का जो है अर्बन कंपनी का भी एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं एज ए प्रोफेशनल भी काम किया हूँ। और 11 साल का मेरा जो है इसमें रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इस फील्ड में जो आया तो मैं बहुत छोटी चीज से आया। मैं पहले मोबाइल का टेक्नीशियन था। तो मोबाइल पे मैं काम करता था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन फिर मैं इसमें होम अप्लायंस में टर्न हुआ। तो बेसिक मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर था, तो मैं बहुत जल्दी कवर किया RWM। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए ना। हेलो। सर बोले हैं, इसी का कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं क्या सर? जी। एसी का, एसी का क्या बोले आप, बोलिए। हेलो। एसी का कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं क्या? अगर हम है तो कहाँ से मिलेगा सर? एक एसी का जो है हमारा टोटल डिफरेंस है। एसी हम इसमें नहीं कवर करते। इसमें हमारा जो कवर होता है वो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव की क्लियर है। ये जो क्लास है हमारी, ये तीनों के रिगार्डिंग ही रहेंगी। अब एसी के जहाँ तक तो फ्रिज और एसी एक है, बट थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता, मदरबोर्ड वगैरह, सेंसर्स वगैरह थोड़े चेंज हो जाते। बट जहाँ तक सेम है, लेकिन एसी की क्लास जो है वो एक सेपरेटली होती है, जिसमें आपको पूरा एसी कवर किया जाता है। उसके अंदर में RWM नहीं होता। तो स्पेशली अगर आप एसी के लिए देख रहे हैं, तो एसी के लिए हमारी अलग बैच होती है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो सर ये कितना बजे का बेंच है वो एसी के लिए? क्या बोले? एसी के लिए एसी के लिए कितना बजे का बेंच है? कितना? एसी मतलब वो कौन सा कंपनी में है? यही कंपनी देता है क्या प्रोवाइड एसी का? हाँ, एसी का हम ही करते हैं। हमारे पास से ही कोर्स होता है एसी का, बट वो एसी की सेपरेट बैच होती है। ओके। एसी के लिए हमारे पास जो बैच है वो सेपरेट बैच है। जी। ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ओके। का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी रेफ्रिजरेटर क्या है, कैसे काम करता है और किस लिए डिजाइन हुआ है। रेफ्रिजरेटर इज ए हाउस होल्ड अप्लायंस डिजाइन टू कीप फूड एंड ड्रिंक कूल बाय lowering the temperature inside a storage compartment। यानी खाने को, कोल्ड ड्रिंक्स को, मतलब हर चीज को एक ठंडा रखने के लिए एक कंपार्टमेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर को जो है डिजाइन किया गया है। It जी। works through a refrigeration cycle that removes heat from the inside of the fridge and release it outside। किसी भी चीज को हम जब फ्रिज के अंदर में रखते हैं, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक जो हमारा गैस होता है,
वो क्या होता है कि वो जो चीज हम रख रहे हैं उसमें से हीट को निकाल लेता है, हीट को वो बाहर कर देता है, जिससे जो चीज है वो ठंडी हो जाती है। ये एक्चुअल में जो है मतलब साइंटिफिक फार्मूला है ये, कि उसके अंदर की वो हीट निकाल लेता है और उस हीट को वो बाहर छोड़ देता है। ऐसे हमारा कूलिंग काम करता है। बेसिक लेवल पे अगर एज ए टेक्नीशियन देखें तो हमारे गैस से ठंडी हवा निकलती है और फिर खाना ठंडा होता है। ये एक नॉर्मल है, बट जो एक्चुअल में साइंटिफिक है वो हमारा है कि हम उसमें से जो है हमारा जो रेफ्रिजरेंट, हमारा जो गैस है उसके अंदर से जो है हीट को जनरेट निकालता है और उसको वो बाहर छोड़ देता है। तो जो है हमारा प्रोडक्ट वो ठंडा हो जाता है। Refrigerators are critical to food preservation as they slow down the growth of bacteria, fungi and molds. बैक्टीरिया फंगी को जैसे कूल टेम्परेचर में होने की वजह से ये चीजें नहीं बनती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर भी बहुत जरूरी है, विच हेल्प्स एक्सटेंड द शेल्फ। ठीक है। अभी मैं एक चीज आपको, जैसे आप काफी लोग पहले से एक्सपीरियंस होगा आपको, तो मैं जैसे इतना पूछना चाहूंगा, रेफ्रिजरेटर अगर कोई ऑलरेडी रिपेयर करता है तो उसकी क्या साइकिल है एक्चुअल, मतलब रेफ्रिजरेटर है क्या, मतलब उसमें क्या टेक्नोलॉजी कौन सी यूज है उसके अंदर में, मैं थोड़ा सा एक बार किसी से जानना चाहूंगा अगर कोई बताने में इंटरेस्टेड है तो। सॉरी सर। रेफ्रिजरेटर की जो साइकिल है, साइकिल कैसे काम करती है, यानी साइकिल क्या चीज है, रेफ्रिजरेटर की साइकिल है क्या, रेफ्रिजरेटर मतलब एक्चुअल में काम कैसे करता है, मैं थोड़ा जानना है, अगर कोई एक्सप्लेन कर पा रहा हो तो। कोई कर पाएगा? सर इसके बारे में तो पता नहीं है। ओके ओके, चलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका क्लियर करा देता हूँ कि एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कि किसी भी चीज को हम रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बट वो चीज को रिपेयर करना और उसको समझना, ये रिपेयर से ज्यादा जरूरी है उसको समझना। क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे, आप उसको जान लेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके सामने में मतलब खड़ा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में एक्चुअल में पता है कि वो चीज है क्या, वो काम कैसे करती है, उसका सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी साइकिल कैसे काम करती है। अगर इस चीज को आप पकड़ लो ना, ज्वाइन रिक्वेस्ट, क्लास के बीच में ज्वाइन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पहले नहीं करते यार। इनवाइट रिक्वेस्ट, ठीक। तो कहाँ पे था मैं, जैसे हमारी जो चीज होती है, जैसे अभी मैं एक सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन की साइकिल कैसे डिजाइन हुई है और किस बेस पे डिजाइन हुई है और वो काम कैसे करती है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको, जैसे अभी ये एक हमारा समंदर है, ठीक है, ये हमारा समंदर है, इसमें पानी है। अब हमारा जो समंदर है उसमें पानी होता है और उसमें से क्या होता है कि वेपर उड़ती है, ये वेपर इसमें से उड़ती है और ये उड़ के क्या होता है कि एक बादल बन जाता, राइट। ओके। ये वेपर उड़ के एक बादल बन जाता है। अब ये बादल बन गया, अब ये बादल क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवलिंग करेगा थोड़ी दूर पे, ये ट्रैवलिंग करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा आइस फॉर्मेशन में है एक्चुअल में ऊपर में, ये जब रिलीज होगा यहाँ से, इसका प्रेशर इतना होगा कि ये आइस फॉर्म में रहेगा, फिर ये धीरे 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 जो है पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट 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 होते होते ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और ये फिर वापस से ये जो पानी है ये घूमते फिरते फिर ये समंदर में आ जाएगा। तो ये क्या होगी, ये एक सिस्टम की साइकिल हो गई, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेशन में, मतलब रेफ्रिजरेटर में कैसे काम करता है ये हम सोचेंगे, ये सेम साइकिल जो है हमारी रेफ्रिजरेटर में है, इसी साइकिल को सोचते हुए रेफ्रिजरेटर का जो है पैदाइश हुई। तो चलो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे अभी ये समंदर में जो पानी है, ये एक्चुअल में अगर हमारी लैंग्वेज में देखे तो ये हो गई हमारी गैस, या इसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। अब ये जो है वेपर, ये गैस की वेपर हमारी जा रही है काय में, कंडेंसर में, ये हो गया कंडेंसर। अब ये क्या कर रहा है, कंडेंसर से ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अब ये भाप कब बनी, जब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हीट हुई, तो ये जो हो गया हमारा कंप्रेसर,
ये हमारा हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर से गैस हीट हुई, ये वेपर बनी, वेपर बन के कंडेंसर में गई। अब कंडेंसर से ये थोड़ी सी ट्रैवल करके ठंडी हो रही, ठंडी होके ये जो है ये हमारा कैप फिल्टर है, जिसको हम ड्रायर बोलेंगे। ये हो गया हमारा फिल्टर। फिल्टर से जब निकलता है तो वो एकदम इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर कूलिंग होता है कि वो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही ये कैपिलरी से निकलती है तो डायरेक्ट आइस फॉर्म के जो है हमारा जो ये जो पोर्शन रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा इवेपोरेटर, जिसको हम कूलिंग कॉइल बोलेंगे, राइट। ये हो गया हमारा कूलिंग। तो ये हमारा कूलिंग कॉइल है। अब क्या होता है, अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, ठीक है, अभी अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे आपको अभी ऑलरेडी जो टेक्नीशियन होगा, तो जैसे अभी किसी का कहना आता है कि फ्रीजर के अंदर में सिर्फ बर्फ नहीं बन रही है, पानी बन रहा है, ठीक है, तो उसका फेल्योर पॉइंट हम कहाँ पकड़ेंगे? उसका फेल्योर पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, इस सेक्शन में आएगा उसका फेल्योर पॉइंट। तो कोई है जो बताएगा कि मतलब क्या रीजन हो सकता है कि फ्रिज के अंदर में जो है, फ्रीजर में आइस जम रही, अपना आइस नहीं जम रही, सिर्फ पानी पानी हो रहा है और ड्रॉप हो रहा है पानी बार बार। सॉरी सर, फिर से बोलिए तो। फ्रीजर के अंदर में आइस नहीं बन रही है, सिर्फ पानी ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी पानी बूंदे बन रही है और वो टपक रही है, बट लेकिन आइस नहीं बन रहा है। कंप्रेसर चल रहा है बट आइस नहीं बन रहा है। सर ये तो गैस का प्रॉब्लम हो सकता है ना। ठीक है, सेकंड थिंग। हाँ, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है ना सर। ठीक है ठीक है, एक गैस का हो गया, और कुछ? ओके। अभी देखो मैं उसको बताता हूँ आपको। हमारी जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, राइट, यहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है कंप्रेसर से। हम सबसे पहले कंप्रेसर चेक करेंगे, कंप्रेसर सही है हमारा, चल रहा है। इसको तो हम मतलब प्रेशर नहीं चेक कर पाएंगे जब तक हम इसका पाइप कट नहीं करेंगे। पाइप हम कहीं से साइकिल को कट नहीं कर सकते। तो कंप्रेसर हमारा चल रहा है, हम पहले कंप्रेसर देखेंगे, हीट है नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा। अब यहाँ से जो है कंडेंसर में जा रहा, कंडेंसर से होते हुए वो ड्रायर में जा रहा, अब ड्रायर से होते हुए वो कूलिंग कॉइल में जा रहा। अब यहाँ जो है हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है, कितना आइस बनाना है उसके लिए सेट करने के लिए, कितना आइस अंदर में बनाना है, कितना मतलब कितनी देर में उसको डिफ्रोस्ट करना है। उसके लिए जो डबल डोर में जाएंगे तो थर्मोस्टेट है, अगर इन्वर्टर में जाएंगे तो सेंसर है। तो यहाँ लगा होता है। अब एक चीज आपका यहाँ थर्मोस्टेट से हो सकता है। सेकेंड थिंग, आपकी अगर कहीं से, सबसे पहला ऑप्शन होता है कहीं से गैस लीक। अगर आपको आउटर में कहीं दिख रहा है कि जहाँ से ऑयल आपको किसी पाइप पे दिख रहा है, अगर आपको कहीं पे ऑयल दिख रहा है तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ से मतलब गैस लीक हुई है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो फाइंड नहीं हो पाता, हम कितना भी देख लेंगे हमको गैस लीक नहीं दिखती। तो उस आप तो कंडीशन में, तैयार बाहर। सॉरी, जी सर। किसी को कुछ सर, बोलो। हेलो। सर बोल रहे। हाँ बोल रहे सर। ये जो गैस है, वो जो ऑयल रहता है पाइप के सामने में, तो मतलब वो गैस निकल गया। ये प्रॉब्लम क्या है सर? वो जो पानी बन रही है, आइस नहीं जम रही है। हाँ ये वाला ना, ये जी इसमें सर। जो आइस नहीं बन रहा है ये अपन, हाँ तो इसी पे अपना डिस्कस चल रहा है अभी। तो ये जो गैस ट्रेवल कर रही है आपका फिल्टर में आ रही है, अब यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है, राइट। ये थर्मोस्टेट भी क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दी कंप्रेसर को जो सप्लाई है कट आउट कर देता। उसको लगता है कूलिंग बहुत ज्यादा हो गई, भले ही वहाँ कूलिंग नहीं होगी, सिर्फ पानी जनरेट होगा, तो भी उसको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा कूलिंग होगी, और वो जो है कट आउट कर देगा सप्लाई कंप्रेसर का। तो इस कंडीशन में कंप्रेसर क्या होगा, बात थोड़ी देर चलेगा, थोड़ी देर में फिर बंद हो जाएगा, थोड़ी देर चलेगा फिर थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो इस कारण से भी आपकी जो है यहाँ पे पानी हो सकता। सेकेंड थिंग, अगर आपके फ्रीजर में बहुत ज्यादा ऑयल जम गया है, गैस कहीं पे चोक हो रही है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका यहाँ पे आइस नहीं बनेगा, आपको लिक्विड 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 मतलब सॉरी पानी पानी दिखेगा। तो ये हमको सेम साइकिल पे समझना है कि अभी जैसे इतने पोर्शन में, अगर इतने पोर्शन में कहीं पे कुछ ना कुछ फेल्योर है, तो यहाँ पे आइस नहीं आएगा, यहाँ जो है पानी दिखेगा हमको। तो हमारा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो इतनी साइकिल में कहीं से भी हो सकता है। इसमें कंप्रेसर भी इंक्लूड होगा, बट कंप्रेसर को हम पहले टैग नहीं कर सकते। कंप्रेसर को हम जब लास्ट, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, हम कस्टमर को पहले ही बोल देते हैं कि सर हमको
इस कंडीशन में जो है हम आपको कंफर्म तभी करा पाएंगे कंप्रेसर का फॉल्ट है या गैस का फॉल्ट है, जब हम आपका पाइप कट करेंगे। क्योंकि पाइप कट करने के बाद ही हम प्रेशर चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर से प्रेशर बराबर जितना हमको चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमको क्लियर कराना होता है। कई बार इसमें टेक्नीशियन बहुत से फंस जाते हैं कि जो उनको शुरुआत में बोल देते हैं कि गैस का प्रॉब्लम है, और फिर जब पाइप कट कर देते हैं उसके बाद समझ में आता है कि इसके अंदर में कंप्रेसर का इशू है। तो उसमें थोड़ा सा कस्टमर अलग चला जाता है, फिर भाई वो एक बोलता है कि मेरा जैसा था वैसा कर दो, मेरे को नहीं करना है। तो उस चीज़ों में जो है हमको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गैस का प्रॉब्लम है या कंप्रेसर का है। और आपको अगर कंप्लीटली डाउट है कंप्रेसर के ऊपर, तो आप उसको पहले कस्टमर को पहले ही बता दो कि सर इसके अंदर में जो है मैं पाइप कट करूंगा, जैसे मैं पाइप कट करूंगा फिर मैं यहाँ पे प्रेशर चेक करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा यहाँ प्रेशर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमको पहले बता देना होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये साइकिल सबको समझ में आई कि कैसे काम करता है एक्चुअल में, क्या इसमें कुछ डाउट है आपको? हेलो। डॉट नहीं है। डाउट नहीं है ना? ये आ गया ना क्लियर में? ये अपना समंदर का पानी है, भाप बन के ऊपर ओके। गया, सॉरी, समंदर का पानी है, भाप बन के ऊपर गया, ये बादल बना, बादल बन के इधर गया, एक प्लेस पे गया, जब उसकी टेम्परेचर चेंज हो गया तो वहां से वो डिफ्रॉस्ट होना मतलब नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो वहां से जब वो निकलता है तो वो आइस के गोले छोटे छोटे निकलते हैं, धीरे 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 वो पानी बनता है, पानी बन के फिर वापस से वो समंदर में आता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब ये सेम साइकिल जो है हम फ्रिज में कैसे काम करती है वो भी देखेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर: कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, इवापोरेटर कॉइल, थर्मोस्टेट, एक्सपांशन वॉल जिसको हम स्टेप वॉल भी बोलते हैं, और रेफ्रिजरेंट जिसको हम गैस भी बोलते हैं। ठीक है। तो कंप्रेसर हमारा सबसे पहला होता है, जिसके ऊपर पूरा हमारा रेफ्रिजरेटर डिपेंड होता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर से गैस हमारी कंडेंसर कॉइल में जाती है, कंडेंसर से हमारा कैपिलरी से होते हुए इवेपोरेटर में जाती है। अब इवेपोरेटर में जो है हमारा थर्मोस्टेट उसको ये करता है कि कितना कूलिंग अंदर में रखना है कितना नहीं रखना है। और ये जो होता है एक्सपेंशन वॉल, ये कंडेंसर के बाद होता है, यानी कैपिलरी के सॉरी फिल्टर के बाद होता है, जहाँ से हमारी कैपिलरी निकलती है। इसके बारे में भी देखेंगे हम, स्टेप वॉल एक्सपेंशन वॉल हमारा क्या चीज़ है। और इन सब प्रोसेस में जो है ये हमारी गैस काम करती है। कंप्रेसर पंप्स रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम ड्राइविंग द कूलिंग साइकिल। कंप्रेसर क्या करता है? पंप करता है। पंप करता है यानी वो उसको जो गैस है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस में क्या होता है? गैस ओवरहीट होती है, और ओवरहीट जब होती है तो वो एक भाप का रूप ले लेती है। तो वो भाप जो है फिर आपकी कंडेंसर से होते हुए निकलती है। जब कंप्रेसर से निकलती है तो वो भाप होती है, और जब रिटर्न पाइप से अंदर में आती है तो वो लिक्विड होती है। और वो लिक्विड फिर भाप बना के फिर वापस से भेजता है। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू जो है चलते रहती है। कंडेंसर को रिलीज हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट एज द इट इज मूव थ्रू द सिस्टम। अब ये जो कंडेंसर कॉइल है ये हमारा काम क्या करता है कि ये जो आपकी हीट है, जो अंदर की हीट है, वो उसको जो अपन बोलते हैं ना कि वो किसी में से हीट निकाल रहा है और फिर बाहर जाके उसको ड्रॉप कर रहा है। तो हमारा कंडेंसर जो है हीट को बाहर फेंकने का काम करता है। कंडेंसर से हीट बाहर होती है, फिर वो धीरे से होते हुए गैस ठंडी ठंडी होते हुए ड्रायर पे आती है, ड्रायर से होते हुए फिर जो हमारी वो इवेपोरेटर में जाती है। इवेपोरेटर कॉइल ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द फ्रिज विच कूल्स द एयर। अब इवेपोरेटर हमारा कूलिंग कॉइल क्या काम करता है? इवेपोरेटर कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल हमारा क्या काम करता है? कूलिंग कॉइल हमारा किसी भी चीज से हीट निकालने का काम करता है। जैसे अभी सपोज ये मैंने इसमें एक टमाटर रख दिया। अब ये टमाटर के अंदर की हीट जो है ना, ये हीट को वो क्या करेगा? इवापोरेट। अब ये कूलिंग कॉइल है, ये हमारा कूलिंग कॉइल है। ये इसके अंदर की हीट को अपने अंदर लेगा, और अपने अंदर के कूलिंग को इसके अंदर डालेगा। ये एक्चुअल में साइकिल काम करती है। ये इसके अंदर की हीट निकाल के अपने अंदर लेता है, और अपने अंदर का जो कूलिंग है वो इसको देता है। फिर ये क्या हो जाती है? इसकी गैस जो है फिर वो लिक्विड बन जाती है। फिर वो लिक्विड लिक्विड जो है रिटर्न पाइप से होते हुए आपके कंप्रेसर पे चले जाती है। थर्मोस्टेट। अब ये थर्मोस्टेट हमारा डिपेंड करता है कि आपको फ्रीजर के अंदर में कितनी कूलिंग रखना है, इसकी क्या क्या मतलब हमारे इशू कहाँ पे फेल होते हैं, थर्मोस्टेट कब चेक करना चाहिए, थर्मोस्टेट का इशू कब होता है, ये हम आगे में देखेंगे कैसा हमारा होता है। अभी आते हैं कंप्रेसर के ऊपर में। अच्छा, कंप्रेसर का टेस्टिंग ऑलरेडी किसी को पता है यहाँ पे? जी सर।
कंप्रेसर का टेस्टिंग पता है? कंप्रेसर को हम कैसे टेस्ट करते हैं? ये बता दीजिए ना। तो जो हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, एसी, डीसी। तो जो अगर हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने के लिए हमको क्या होता है कि ये हमारा एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। ये हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग और ये हो गया स्टार्टिंग। तो हमको एक वैल्यू चेक करना पड़ती है। तो हमारा जो मीटर है, वो मीटर की एक नॉब हम यहाँ लगाते हैं और दूसरी नॉब हम यहाँ लगाते हैं। तो हमको एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, जैसे मैं लेके चलूँ, एक 100 वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे, फिर हमको वैल्यू मिल गई यहाँ पे 100। और जब हम इन दोनों को लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमको वैल्यू मिलेगी 200। ये कंप्रेसर हमारा इक्वली मतलब ओके है, इसका रेजिस्टेंस एकदम सही है, इसका रेजिस्टेंस एकदम सही है और ये हमारा सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एसी वाला जो कंप्रेसर है, ये हमारा काम करता है हमारे एसी वोल्टेज पे, 230 से 240। ये हमारा एसी पे काम करता है। सेम अभी ये आपका जैसा मैंने जो बताया वैल्यू, अगर इस तरह से वैल्यू आती है, नहीं आपकी अगर रनिंग प्लस कॉमन, स्टार्टिंग प्लस कॉमन, और ये स्टार्टिंग प्लस रनिंग, रनिंग प्लस कॉमन को हम जब कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको यहाँ पे आ रहा है 25, फिर हम स्टार्टिंग को कॉमन से करेंगे तो यहाँ आएगा हमको 25, और जब हम स्टार्टिंग प्लस रनिंग को करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे को 50। ये कैलकुलेशन अगर हमारा आ रहा है तो हमारा कंप्रेसर ओके है। ओके है मतलब उसकी वाइंडिंग ओके है। पंपिंग कब चेक होगा? जब हम उसका पाइप कट करेंगे, तब हमको समझ में आएगा ये पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कई जगह होता है कि आप साउंड से भी पहचान सकते हो कि साउंड जब चेंज हो गया उसका, तो इसका मतलब पंपिंग बढ़ गई। अब जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जब टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा है, तो उतना आ जाता है कि भाई उसका साउंड अगर सुनेगा तो उसको लगेगा कि इसकी पंपिंग गई हुई है। फ्रीजर में पानी बन रहा है या कंप्रेसर चल रहा है, कंडेंसर नॉर्मल कूलिंग है, लेकिन फ्रीजर में बर्फ नहीं जम रहा, तो पकड़ लेगा कि कंप्रेसर की जो पंपिंग है वो बैठी हुई है। तो ये कैलकुलेशन हमको चेक करना होता है। ये सेम कैलकुलेशन आपको जो है मोटर में भी चलता है। मोटर में भी सेम ही होता है, रनिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग फिर कॉमन। तो ये चीजें सेम चलती है हमारी। अब आते हैं हम डीसी कंप्रेसर पे, जो कि हमारा इन्वर्टर है। ये ये मतलब हम वर्बली सीख रहे हैं, ये नॉर्मली जो हमारे कंपोनेंट है हम उसको समझ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, और रिपेयर करना जो है हम आगे में सीखेंगे। ये मैं बेसिक बेसिक जो चीजें है नॉर्मल, वो आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि अपन इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको बेसिक मतलब डीपली रिपीट होगा बाद में कि कैसे हमको चेक करना है, कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, कैसे समझना है कि एक्चुअल में किस चीज़ का इशू है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ये हम आगे में से सीखेंगे। अभी हम सिर्फ उसका डायग्नोस देख रहे हैं कि डायग्नोस हम कैसे करेंगे। एक डायग्नोस सबसे मेन होता है। अब ये डीसी जो होता है, इसको बोलते हैं UVW। अब इसमें अगर जैसे इसमें हम नॉर्मल कंप्रेसर में जब चेक करते हैं एसी में, तो तीनों में बीप आता है। हम जब मीटर को बीप पे डाल के वो भी हम देखेंगे कि एक्चुअल में कंप्रेसर कैसे चेक होता है, आगे में देखेंगे हम।
तो बी पाता है तीनों पे। अब इसमें क्या होता है, कई बार एक पे भी पाता है, कई बार दो पे भी पाता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसकी सिंपल वे है आपको चेक करने का। अब जैसे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और u प्लस डब्ल्यू। अब अगर हम इन तीनों को अगर चेक करेंगे मीटर से, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10। ये आगे में मैं आपको क्लियर करा होगा कैसे चेक करना होता है, ये नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको। अब u को v से चेक करोगे तो आपको वैल्यू 10 मिलेगी, v से w को चेक करेंगे तो आपको वैल्यू 10 मिलेगी, और u से w को चेक करेंगे तो आपको वैल्यू 10 मिलेगी। यानी आप किससे किसको भी करो, यहाँ से आप अगर इससे इसको करो या इससे इसको करो या इससे इससे को इसको करो, आप ये किसको भी किससे करो, आपको वैल्यू जो है इक्वली मिलना चाहिए, जो एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब होता है कि आपका कंप्रेसर ओके है। ये चलता है हमारा डीसी। डीसी में अलग अलग वोल्ट पे आते हैं, जहाँ से आपका 39 से लेके आप अगर देखा है तो 125 एकदम इक्वल होता है, कि जिसमें हमारा डीसी कंप्रेसर इजीली अच्छे से रन हो पाता है। कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल का जैसे हमने पिछले इसमें देखे, सबसे मेन काम होता है कंडेंसर कॉइल का। अभी जैसे ये हमारी है, ये साइकिल के अंदर में अगर भाप जैसे ऊपर जा रही है, ये भाप ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये बादल ही नहीं बन रहा, या ये ट्रैवल ही नहीं कर रहा इधर से इधर, तो वो क्या होगा, भाप वहां के वहां उठेंगी और वहां के वहां पानी बन के गिर जाएंगी। एक मिनट। ओके। तो वो जो है एक्चुअल में उसका मतलब प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, वो भाप जो है बादल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, और वो वहीं के वहीं पानी बन के गिरेगी, तो हमारा मतलब आगे भी नहीं जाएगा और आगे जाके ठंडा भी नहीं होगा, बारिश जो है बड़ी नहीं होगी। सेम चीज यहाँ पे हमारी होगी अगर कंडेंसर कॉइल में कहीं पे जाके, जैसे अगर मैं लेके चलूँ, ये हमारा कंप्रेसर से निकलने वाला पाइप हमारा ये हो गया, इसमें अगर यहाँ कहीं ब्लॉक आ गया, या यहाँ कहीं ब्लॉक आ गया, या यहाँ कहीं ब्लॉक आ गया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ के यहीं लिक्विड बन जाएगा। तो ये कंप्रेसर में भी अगर ये इवापोरेटर में जा भी रहा है, अपना इधर से निकल के, तो भी वो कूलिंग नहीं करेगा। हेलो। सर हाँ बोल ली, ये जो नॉन नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है सर, हाँ हाँ। तो इसको जो चेक करेंगे ये कैलामीटर से, जी, तो किस वैल्यू पे चेक करेंगे सर? हम वैसे सीखेंगे आगे में, हमारा वो भी है कि हम कैसे पर्टिकुलर हर पार्ट को चेक करेंगे, ये वर्बली मैंने बताया। तो इसको हम जो है रेजिस्टेंस चेक करेंगे इसका। अभी कई मीटर में जो है रेजिस्टेंस होता है, कई में अलग ऑप्शन देता है डायोड का। तो हम यहाँ पे जो है ऑटो पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका मीटर ऑटो है तो आप उसको ऑटो पे रहने दो, बीप पे मत सेट करो, या उसको रेजिस्टेंस पे मत सेट करो, उसको ऑटो पे रहने दो। ऑटो पे आपको जो है ये वैल्यू दिखाएगी, और ऑटो पे ही जो है आपको ये वैल्यू दिखाएगी। अब वो कैसे मीटर यूज करना है वो भी आगे आपको मतलब बताया जाएगा। ये एक वर्बली है, ये सिर्फ एक वर्बली है कि कैसे मतलब काम करता है, कैसे हम चेक करते हैं, ये एक वर्बली बता रहा हूँ। पर्टिकुलर हर पार्ट का फ्रिज के अंदर में लगभग आपका 7 से 8 दिन का कोर्स चलेगा। तो उसमें आपको पर्टिकुलर हर पार्ट को कैसे चेक करना है, साइकिल को कहाँ पे डायग्नोस करना है, कौन से प्रॉब्लम तुमको कहाँ पे मिलेगी, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ एक वर्बली में आपको बताया हूँ कि कैसे होता है। तो मैं पूरा मीटर के साथ बताऊंगा आपको, बाकायदा मीटर के साथ बताऊंगा कि आप अपना मीटर साथ में लेके बैठना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। आपने अगर मीटर नहीं भी लिए तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पास में मीटर रखने की, आपके समझ ओके में आ ओके। जाएगा। प्लस मैं जो सिखाता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, अभी जैसे पीपीटी पे हम काम कर रहे हैं, तो ये पीपीटी भी जो है आपको लास्ट में मिल जाती है। तो ये आपके लाइफ टाइम आप अपने पास में रख सकते हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम आई तो आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरा बताया जाएगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे आपको कंप्रेसर को चेक करना है, कब उसकी कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम फाइंड करना है, सब सब बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिलहाल मैं बेसिक ले रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है, हमारे पार्ट्स का इंट्रोडक्शन है, तो बस वो मैं ले रहा हूँ थोड़ा नॉर्मली नॉर्मली। तो ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में अगर कहीं पे आइस ब्लॉक अपने गैस ब्लॉक हो रही है, तो ये क्या होगा, यहीं पे लिक्विड बन जाएगा, और यहीं पे लिक्विड बन जाएगा तो ये आगे जा ही नहीं पाएगा।
अब आगे नहीं जा पाएंगा तो ये लिक्विड बनेगा, लिक्विड बन के तो आगे जाएगा, लेकिन जो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, जो कूलिंग कॉइल में कूलिंग होनी चाहिए, वो कूलिंग नहीं होंगी। तो कंडेंसर का भी हमारा बहुत मेजर पार्ट होता है। कंडेंसर अभी तो सिर्फ बाहर से नहीं, अभी मैक्सिमम जो है फ्रिज के अंदर से होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कंडेंसर खराब हो जाते हैं, ज्यादातर जो है हमारे डोर के पास से होते हैं। जैसे ये हमारा फ्रिज है, ये इसका डोर है, तो ये एक यहाँ और एक ये यहाँ, या आप इतने पोर्शन में ले ले सकते हो। यानी फ्रिज के जो निचला हिस्सा है डोर का, डोर के पास का, तो यहाँ पे जो है आपका जो है कंडेंसर कॉइल सड़ता है। ज्यादातर आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका फ्रिज सड़ा है तो इट मीन्स चांस रहते हैं कि यहाँ से आपका जो है कंडेंसर कॉइल आपका ब्रेक हुआ है, या सड़ गया है, या ब्लॉक हो गया, उसके अंदर जंग लग गया है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये इशू होता है, प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट जो टेक्नीशियन होते हैं, वो 2 से 3 से 4 बार गैस रिफिल कर लेते, फ्लश करते तो उनको एयर बराबर आती, रिटर्न पे वो बोलते यार एयर तो बराबर आ रही है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो उसका रीजन ये होता है कंडेंसर कॉइल में कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। तो उनको लगता है कि एयर आ रही, एयर आ जाती है, बट जब वेपर की टाइम आता है, अगर अंदर में कहीं यहाँ पे कंडेंसर कॉइल में अगर कहीं बीच में ब्लॉक है, तो वो वेपर जो है आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड बन के वो आगे जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज होके फिर वो आपके आगे जाएगी, बट वो आपका जो कूलिंग होना चाहिए वो कूलिंग आपका नहीं होगा। तो ये कंडेंसर कॉइल भी हमको एक चेक करना होता है। और कंडेंसर कॉइल जो है बहुत मेजर पार्ट हमारा फ्रिज में लेता है, मतलब रोल उसका बहुत ज्यादा, मतलब रोल प्ले करता है वो। अभी कंडेंसर कॉइल का जैसे मैंने आपको बताया, कंडेंसर कॉइल क्या करता है, हमारी वार्म एयर को जो है रिलीज करता है। इसमें एक चीज हमारे पास में नहीं है ड्रायर की, तो मैं आपको एक बार वर्बली वो दिखा, आगे है हमारा, बट मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा एक फिल्टर होता है, इसमें कार्बन बॉल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। यहाँ से फिर कैपिलरी निकल, जैसे अभी मैं अगर लेके चलूँ तो ये पाइप इससे जुड़ गया, और फिर यहाँ से हमारा जो है बारीक वाला कैपिलरी निकला, जो कि हमारा फ्रीजर में गया इवापोरेटर में। तो ये जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर इसलिए लगा होता है कि अगर इवन कंडेंसर में कहीं पे ऑयल है, मतलब वो ऑयल या मॉइस्चर है, वो अगर इधर आ रहा है नीचे में, साथ में अगर आ रहा है, यहाँ तक आया था, तो ये कार्बन बॉयल्स जो है उसको सक कर लेते हैं, मतलब उसको खींच लेते हैं। और जो है अपना जो साइकिल है वो नॉर्मली चलते रहती है। बट कई बार इतना होता है कि ऑयल इतना ज्यादा इसमें आ जाता है कि वो ये भी पूरे इसके पूरे कार्बन बॉल को गिले कर देता, और फिर वो जो है ये कैपिलरी में घुस जाता, और एक बार अगर ऑयल कैपिलरी में घुस गया तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, जहाँ पे आपकी कैपिलरी पूरी ब्लॉक हो जाती है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है फ्रिज के अंदर में, फिल्टर ब्लॉक का, जो कि ऑयल की वजह से होता है, जिसको हम ऑयल चोक बोलते हैं। तो ये हमारा फिल्टर होता है जिसको हम ड्रायर बोलते हैं, ड्रायर। ये हमारा इवेपोरेटर कॉइल, कूलिंग कॉइल। अब जो हमारा सिंगल डोर फ्रिज होता है उसमें ये वाला लगा होता है, डबल डोर फ्रिज होता है उसमें ये वाला लगा होता है, और जो बाकी जो फिर एडवांस फ्रिज आते हैं इन्वर्टर और जैसे साइड बाय साइड वगैरह, उसमें इस टाइप का लगा होता है। लो सिस्टम रिसोर्सेस में effective audio quality, try closing some applications to improve performance। ओके, मेरी आवाज आप लोग को क्लियर है? हेलो, हेलो। जी सर। जी सर। आवाज क्लियर है ना मेरी? क्योंकि मेरे को जी सिस्टम पे बता रहा है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है करके। ठीक है। जी आवाज तो क्लियर है। ओके।
तो ये हमारा इवेपोरेटर होता है। जैसे कि अभी इसके अंदर में जो है आपका यहाँ से जो है कैपिलरी के थ्रू आपकी गैस आई है, और ये जो है आपका रिटर्न जा रहा है। सेम ये हमारा कैपिलरी है, और ये हमारा रिटर्न पाइप है। इसमें दिखेगा नहीं। तो ये जो मोटा पाइप होता है और ये रिटर्न वाला पाइप होता है, और जो बारीक वाला हमारा पाइप होता है ये कैपिलरी होता है, जो कि इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे कूलिंग कॉइल में भी ऑयल हो जाता। अब ये कूलिंग कॉइल में अगर कहीं पे ऑयल चोक है, तो सेम पोजीशन रहेगी। जहां तक आपको कूलिंग नजर आ रही है वहां तक समझ लो आपका कॉइल ओके है, और वहां से आगे अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो समझ लेना उसमें चोकिंग है। सेम इसमें होता है, जैसे यहाँ से अभी कैपिलरी के थ्रू यहाँ से कूलिंग चालू हुई, स्टार्ट हुई, ये कूलिंग ये यहाँ तक होगी। कभी यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, कभी यहाँ ब्लॉक हो जाएगी, कभी यहाँ ब्लॉक हो जाएगी, कभी यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। तो जहां तक आपको कूलिंग फॉर्मेशन दिख रहा है, तो समझ लेना कि यहाँ मतलब कूलिंग मत क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मली गैस अगर कम भी हो गई तो कूलिंग कॉइल पे गैस आपको आधे आधे कूलिंग कॉइल पे दिखेगी। लेकिन हमको वहां पे समझने के लिए थोड़ा सा मतलब एक माइंड चाहिए। अगर कूलिंग इतनी ज्यादा हो रही सिर्फ यहीं तक ही, और इतनी ज्यादा हो रही कि ये पूरा व्हाइट हो जा रहा है, पूरा एकदम जोरदार व्हाइट हो जा रहा है, मतलब ये यहाँ तक के आइस हो जा रही है इसके अंदर में, बट ये यहीं तक ही हो रही है, इसके आगे नहीं जा रही, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे चोकिंग है। बट अगर यहाँ पे भी नॉर्मल आइस जम रही है, थोड़ी 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 कम होते 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 फिर यहाँ पे एकदम कम हो गई, तो वो क्या होता है, वो गैस लीक से होता है। एक तो गैस लीक रहेगा, या फिर कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई। गैस लीक में भी जो एयर है मतलब गैस लीक में भी आपकी जहाँ तक आपका जो कूलिंग ये है गैस है आपका, जहाँ तक पहुंचेगा वेपर फॉर्म में, वहां तक की आपकी कूलिंग होंगी, उसके बाद में नहीं होंगी। और कई बार ऐसा होता है कि कंप्रेसर भी जो है पंपिंग स्लो कर देता, तो बहुत हो गया, आपको यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक आपको जो है कूलिंग देखने मिलेगी, उसके आगे कूलिंग देखने को नहीं मिलेगी, और वो भी नॉर्मल कूलिंग दिखेगी। थोड़ी सी हल्की हल्की कूलिंग आएंगी, एकदम मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा कूलिंग नहीं आएंगी। जैसे ये फॉर्मेशन है, ये पूरा एकदम व्हाइट है। अब ये इतना व्हाइट अगर समझ लो आपको ये यहाँ तक अगर इतने इसमें पूरा व्हाइट दिख रहा है, जैसा ये वाला व्हाइट है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो समझ लेना कि यहाँ से आगे ये ब्लॉक है। क्योंकि इतने में जो कूलिंग है वो एकदम बहुत ज्यादा है, मतलब प्रॉपर है। तो समझ में आया था कि आपका जो है कूलिंग कॉइल है यहाँ से जो है ब्लॉक है, इसके आगे आपकी वेपर नहीं जा रही, जो है लिक्विड जो है वापस चले जा रहा है रिटर्न के थ्रू, इसके थ्रू। तो यहाँ समझ में आता है कि ये आपका ब्लॉक है। फिर भी हम इसको एक बार डीपली आगे में समझेंगे कि कैसे हमको उसको डायग्नोस करना है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि वेपर इवेपोरेटर कॉइल एक्चुअल में होता क्या है। ये होते हैं हमारे थर्मोस्टेट। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा ये सिंगल डोर का होता है, जिसमें ये जो है हमारा ये डिफ्रोस्ट का काम करता है। ये छोटा वाला पॉइंट ये हमारा डिफ्रोस्ट का काम करता है। ये हमारा डबल डोर का है, इसमें आपको डिफ्रोस्ट का नहीं मिलेगा। ये डैम्पर थर्मोस्टेट है, जिसमें इलेक्ट्रिक का कोई सप्लाई नहीं होता है। ये इसके अंदर जो गैस है, बस ये गैस के थ्रू ये जो है ये ओपन करेगा इसको और क्लोज करेगा। तो ये जो है बस ये गैस के थ्रू काम होता है, इसको हम मैकेनिकली बोलते हैं। ये जो यस फील्ड सर। होती है मैकेनिकली काम करती है। सर हाँ बोलिए ना। सर सर वापस बोलो प्लीज, मैं समझा नहीं। हाँ बोलो ना। सर मैंने समझा नहीं था, वापस समझाएंगे प्लीज स्टार्टिंग से यहाँ से। अच्छा स्टार्टिंग से। एक्चुअली मैं तो वर्बली वर्बली ले रहा हूँ, अभी मैंने एग्जैक्टली डीपली नहीं लिया, ये सिर्फ मैं एक यहाँ से नॉर्मल सर, यहाँ से। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के टाइप पे मतलब इस पे बता रहा हूँ बेस पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे मेन होगा वो आगे यहाँ में से। होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट नॉर्मली कर देता हूँ। तो आपने ये साइकिल देखे थे रेफ्रिजरेशन की? नहीं सर, मैं लेट आया था ना। अच्छा लेट आए थे आप। जैसे देखो ये जैसे मैं अगर बोलूँ ये एक समंदर है, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया कि साइकिल काम कैसे करती है, फिर भी मैं एक बार चलो इसको रिपीट कर देता। ये हमारा समंदर है, समंदर के अंदर में ये हमारा पानी है। अब ये पानी से क्या हो रहा है कि हमारे पानी से वेपर उड़ती है, जो ऊपर जाती है, और फिर ये बादल का फॉर्मेशन लेती है। ये बादल का फॉर्मेशन जो है हमारा ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचता है। जब इसका जो टेम्परेचर चेंज होता है,
तो यही बादल जो है लिक्विड मतलब रिलीज होना शुरू होता है। तो ये पहले जो है बर्फ के गोले यहाँ से धीरे 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 फिर ये पानी का फॉर्मेशन लेते हैं। ये आइस फिर धीरे धीरे पानी का फॉर्मेशन लेता है और फिर ये पानी वापस से जो है इसमें समंदर में आ जाता है। तो ये सेम साइकिल जो है हमारे रेफ्रिजरेशन में है। ये सेम साइकिल यूज होती है हमारे रेफ्रिजरेशन में। ये हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो है हमारा ये पानी को मतलब गर्म करता है। जो हमारी गैस है उसको इतना ज्यादा हीट करता है कि वो वेपर में चेंज हो जाती है। वो वेपर जो है हमारे यहाँ पे कंडेंसर कॉइल में जाती है। ये कंडेंसर कॉइल में जाती है। कंडेंसर कॉइल से ये ट्रैवल करती है। तो ये जो जब ये ट्रैवल करती है तो यहाँ पे ये धीरे 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 ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो होता है ये हमारा कैपिलरी होता है जहाँ पे जाके इसका जो है प्रेशर और ज्यादा चेंज मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है एकदम से बदल जाता है। अब ये जब छोटे इसमें से जब यहाँ से रिलीज होता है तो ये इतना ज्यादा ठंडा होता है कि इससे आइस बनना स्टार्ट हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ये आइस क्या होता है कि जो बाहर के जो कांटेक्ट में आता है जैसे ये जो बाहर की एयर है ये इसको जब ऑब्जर्व करता है तो ये धीरे धीरे फिर लिक्विड फॉर्म लेता। और ये लिक्विड फॉर्म जो है वापस से होके फिर आपके मतलब कंप्रेसर में आ जाता। तो ये जैसे ट्रैवल करती है कैपिलरी में गई सॉरी फिल्टर में गई। फिल्टर मतलब ड्रायर, ड्रायर से ये निकल के कैपिलरी के थ्रू जो है ये आइस फॉर्मेशन के लिए ये इसमें गई अपने कूलिंग कॉइल में। ये कूलिंग कॉइल में आपका आइस बन रहा है और फिर कूलिंग कॉइल से जब ये आपके फ्रिज के अंदर की हीट ले ले रहा है जो भी आपने सामान रखा है उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है वो हीट को अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो लिक्विड बन जाएगा। और फिर वो लिक्विड जो है वो लिक्विड बन के जो है वो वापस से आपका कंप्रेसर में आ जाएगा रिटर्न पाइप के थ्रू। तो ये एक साइकिल होती है हमारी जो रेफ्रिजरेशन में मतलब काम करती है। ये हमारे की कंपोनेंट्स है। जैसे कंप्रेसर हमारे फ्रिज के अंदर में एक्चुअल में कौन से कंपोनेंट्स है। कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गया, इवेपोरेटर कॉइल हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, एक्सपेंशन वाल हो गया यानी स्टेप वाल। और ये हमारा रेफ्रिजरेंट यानी गैस हो गया हमारा। ये हमारा कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर में हम जब टेस्टिंग करते हैं जैसा जो हमारा अगर ये एसी कंप्रेसर है, ये हमारा एसी कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर। तो इसमें क्या होगा आप जो है ये एक पॉइंट आपका कॉमन होगा, एक आपका रनिंग होगा और एक आपका स्टार्टिंग होगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे रनिंग को कॉमन से कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी मीटर को आप ऑटो पे सेट करोगे। ऑटो पे सेट करके ऑटो पे सेट करो या फिर आप कंटिन्यूटी पे सेट करो तो भी वो वैल्यू बताएगा आपको। तो यहाँ पे आपने रनिंग और कॉमन को कैलकुलेट दोनों को ज्वाइन किया कनेक्ट किया तो आपको वैल्यू मिलेगी 25। फिर आप स्टार्टिंग को कॉमन से कनेक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 50। और जब आप स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 50। तो 25 प्लस 25 50। ये अगर आपकी वैल्यू आ गई तो इट मीन्स आपका कंप्रेसर ओके है, उसकी वाइंडिंग एकदम प्रॉपर काम कर रही है। सेम हम यहाँ पे आते हैं डीसी में। तो डीसी में हमारा होता है UVW। ये जो काम करता है ये UVW साइकिल में काम करता है। तो हम यू को वी से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको 10 आएगा। वी से डब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे हमको 10 आएगा। और फिर यू और डब्ल्यू को भी कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा। या फिर आप इसमें इसमें से इसको करो, इसमें से इसको करो या फिर इसमें से इसको करो। किसमें से किसी को भी करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है इक्वली आएगी। और ये इक्वली आ रही है इट मीन्स तुम्हारा डीसी कंप्रेसर ओके है। सर ये इन्वर्टर में आता है ना? जी। ये सर WVU यू इन्वर्टर में आता यूवी है ना? UVW आपके इन्वर्टर में आता है। मैं वही बता रहा हूँ ये इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर कंप्रेसर है डीसी वोल्ट पे जो चलता है। तो इसमें जो है UVW आता है आपका। और इसमें हमारा जो नॉर्मल एसी कंप्रेसर है हमारा इसके अंदर में आपको कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग आता है। जी सर। लेकिन सर अभी कैसा है, अगर इसको हम लोग उसको चेक करते ना, रनिंग कौन सा है, स्टार्ट कौन सा, कॉमन कौन सा है, तो सर सादा जो सादा कंप्यूटर तो उसपे सर दिखता है क्या ये 4 है 5 है 6 ऐसा दिखता है बजर पे रखने के बाद। हाँ। लेकिन यही चीज सर इन्वर्टर पे नहीं दिखता है, सिर्फ इसमें दिखता है। इन्वर्टर को आपको देखना है तो आपको यहाँ पे ये ऑटो पे सेट करना पड़ेगा। मीटर आपके पास कौन सा है। हाँ। ये इस टाइप का आपके पास क्लैम मीटर होना चाहिए। इसके अंदर में जैसे अभी मैं लेके चलूँ। सॉरी कहाँ गया। ये हमारा पॉइंट है। आपको यहाँ पे जो है अपने नॉब को सेट करना होता है ऑटो पे। ये सिलेक्ट दबाओगे जी तो सर। चेंज होगा बट हमको सिलेक्ट नहीं दबाना है। हमको यहाँ पे लाके ऑटो पे सेट कर देना है। यहाँ पे जो है आपका ऑटो लिखा आएगा इसकी जगह पे। ऑटो लिखा आएगा जब आप उसको चेक करोगे तो आपको जो है मैंने बताया
तो वहां पे जो है आपको ये वैल्यू देखने मिलेगी। कंटिन्यूटी पे नहीं बताएगी, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ से ऐसा होगा, कभी एक ही इस पे कंटिन्यूटी आएगी, कभी दो इस पे कंटिन्यूटी आएगी। यहाँ पे तीनों में कंटिन्यूटी कभी नहीं आती इन्वर्टर में। ठीक है। ओके। आगे 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 सीखेंगे हम एक्चुअल में कैसे उसको डायग्नोस करना है, कैसे चेक करना है। ये सिर्फ एक वर्बली है। मैं सिर्फ समझ लो की कंपोनेंट्स ले रहा हूँ, कौन से फ्रिज में है, कौन से कैसे काम करते हैं, ये मैं वर्बली ले रहा हूँ। बाकी डीपली आगे में आपको बहुत सीखने मिलेगा, मतलब आपके पूरे डाउट्स जो है वो 100% क्लियर हो जाएंगे। उसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मली एक वर्बली मैं बता रहा हूँ आपको। ये सिर्फ हमारा स्टार्टिंग है कि कौन से पार्ट्स है फ्रिज में और कैसे साइकिल काम करती है, जस्ट बस वो हम देख रहे हैं बेसिकली, बेसिक क्या है इसमें। तो ये हमारा थर्मोस्टेट पे आए थे हम। थर्मोस्टेट में जब आपको चेक करना है तो आपको क्लियर समझ में आ जाता है। अगर आपको ये सामने का पॉइंट दिख रहा है तो आप थर्मोस्टेट हाथ में लेते से बोल सकते हो कि ये सिंगल डोर का है, जिसको आपको मैन्युअली डिफ्रोस्ट करना होता है। मैन्युअली डिफ्रोस्ट। अभी जितने भी थर्मोस्टेट है, कई जैसे बहुत पुराने टेक्नीशियन है, मैं ऐसे ऐसे टेक्नीशियन को मिला हूँ कि उनको ऐसे लगता है कि ये जो आप जैसे अभी ये थर्मोस्टेट है, ये इसका जो पाइप आप देख रहे हैं, ये कई लड़कों को मतलब ये लगता है कि ये तार है, बट ये तार नहीं है। ये एक पाइप है। ये एक पाइप है, इसके अंदर भी गैस है। इसके अंदर भी गैस है। तो ये जैसे जैसे गैस कूल होते जाती है, वैसे वैसे आपका जो स्विच है वो क्लोज की तरफ धीरे 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 वो बढ़ते जाता है। मतलब ये है, ये स्विच है आपकी, ये धीरे 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 इसकी तरफ बढ़ेगी। जब कूलिंग ज्यादा हो जाएगी तो ये इसको टच हो जाएगी। ऐसे में ऐसे लेके चलो, ये ऐसे लेके चलो, ये धीरे धीरे इसको इधर झुकाएगी। जैसे ही ये इसको टच हो जाएगी तो आपका जो है कंप्रेसर का सप्लाई कट हो जाएगा। तो ये ऐसे सिस्टम काम करता है। तो ये इसके अंदर भी जो है आपकी गैस होती है। ये पाइप होता है आपका। तो ये जो है हमारा ये पाइप है। ये जो है हमारा मैन्युअली डिफ्रोस्ट है। अगर ये जैसे यहाँ पे नहीं जा रहा है डिफ्रोस्ट, मतलब नहीं चिपक रहा है या बहुत ज्यादा आइस जम जा रही है, तो आप ये बटन को जब दबाओगे तो इसका सप्लाई यहाँ से हट जाएगा। तो ये मैन्युअली डिफ्रोस्ट के लिए ये बटन दिया हुआ होता है। तो ये आपका जो है ये सिंगल डोर में यूज होता है। ये आपका डबल डोर में यूज होता है। इसमें मैन्युअली डिफ्रोस्ट आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें जो डिफ्रोस्ट होता है वो एक तो बायोमेटल के थ्रू होता है या फिर सेंसर के थ्रू होता है। जो आपका कूलिंग कॉइल होता है वहाँ पे एक तो बायोमेटल लगा रहेगा या फिर वहाँ पे सेंसर लगा होगा। जैसे इसमें आपको बायोमेटल मिलेगा। ये आप देख रहे हो तो ये बाई मेटल है। जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये बाई मेटल है। देखेंगे हम आगे में वो भी, देखेंगे कैसे होता है। तो ये आपका बाई मेटल होता है। तो बाई मेटल आपका जो है डिफ्रोस्ट करने का काम करता है। तो आपको जो है यहाँ पे डिफ्रोस्ट के लिए नहीं दिया होता है। ये डैम्पर मोटर है, जो बाकी अभी जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो जैसे आपका साइड बाय साइड हो गया, या फिर खुद से मतलब डिजाइन किया हुआ हो गया, तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर में जो है आपका डैम्पर थर्मोस्टेट जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये डैम्पर मोटर है, यहाँ से आपके सप्लाई रहते हैं, ये डीसी मोटर होती है। ये भी ओपन क्लोज का काम करती है। जैसे ये आपका ओपन क्लोज का काम करता है, वैसे ही ये आपका सेम ओपन क्लोज का काम करती है। ये इधर खुल जाएगा और फिर ये इधर बंद हो जाएगा। तो ये भी सेंसर पे ही काम करता है। इसमें जो है मैकेनिकली हमारा है, इसमें भी वो सेंसर वाला ही बोलेंगे, मैकेनिकली वाला। इसमें जो गैस है वो जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका ये जो गैप है ये धीरे धीरे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ये होती रहेगी, ये गैप। तो जैसे जैसे इसमें कूलिंग होते जाएगा, ये ज्यादातर अपना यही फेल होता है। अब होता क्या है, ये एक्चुअल में खराब नहीं होता थर्मोस्टेट। इसके अंदर में आइस जमना शुरू हो जाता है। यह यहाँ से जो है ऊपर के, जैसे ये ऊपर से जो आपका अगर ड्रेन ब्लॉक हो गया तो इसके अंदर में पानी आना शुरू हो जाता है। और फिर ये जो पानी है ये धीरे धीरे जो पानी है आपका यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, आइस जमना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका थर्मोस्टेट काम नहीं करता है। तो फिर सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे अभी ये आपका फेल हो रहा है, टेम्पर थर्मोस्टेट, राइट? इसका बोल रहे हैं ना आप? यस। हाँ, हाँ हाँ। टेम्पर थर्मोस्टेट में अब क्या होता है कि मैक्सिमम टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सीधा टेम्पर थर्मोस्टेट चेंज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद में फिर वापस से वो सेम सिचुएशन में आ जाता है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपका एक तो ओवर कूलिंग होगा,
इसके कारण जो है आपका ओवर कूलिंग होगा, या इसके अंदर में आपका फ्रीजर कूल होगा बट रेफ्रिजरेटर जो है वो नॉट कूलिंग होगा। रेफ्रिजरेटर आपका कूलिंग नहीं होगा, यानी नीचे का सेक्शन जैसे अभी ये आपका डबल डोर है, ये सेक्शन जो है आपका कूल करेगा फ्रीजर का, बट यहाँ से जो एयर है आपके नीचे नहीं आएगी और यहाँ पे कूलिंग नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा, ये पूरा आइस से ब्लॉक हो जाएगा, या ये पोर्शन भी कभी कभी पूरा ब्लॉक हो जाता है, इसके ऊपर तक आइस आ जाती है पूरी, यहाँ पे पूरी आइस आइस जम जाएगी आपकी। तो ये सेक्शन जो है आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो ये ऊपर की एयर जो है आपकी नीचे नहीं आएगी और यहाँ पे ठंडा नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, काफी जो टेक्नीशियन है वो सिर्फ ये जो डैम्पर थर्मोस्टेट है यहाँ का थर्मोस्टेट बदल देते, फिर वो एयर आना स्टार्ट हो जाती और फिर उनको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट होता क्या है एक्चुअल में, जो ड्रेन होता है, ये यहाँ हमारा ड्रेन पाइप होता है, ये ड्रेन का जो छेद होता है, ये अगर किसी चीज से ब्लॉक हो गया तो यहाँ पूरा आइस बन जाता। यहाँ आइस बनने की वजह से क्या होता है कि आपके ये जो यहाँ पे रिटर्न डक होता है, जिसको हम रिटर्न डक बोलते हैं दो, इसके थ्रू पानी यहाँ पे आता है और यहाँ से जो है आपके जो है डैम्पर थर्मोस्टेट में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और वो पहले तो एक पर से ऊपर से कूलिंग कूल ठंडा पानी होता है, वो धीरे धीरे नीचे आने तक बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और वो यहाँ पे फिर यहाँ से जो है स्टार्ट जमना वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जमेगा, फिर यहाँ जमेगा, फिर यहाँ जमेगा, फिर ये पूरा एरिया जो है तुम्हारा ब्लॉक कर देगा। तो ये हार्डली आपका अगर नया थर्मोस्टेट चेंज करोगे तो महीना, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, महीना भर चल जाएगा, बाद में सेम रिपीट प्रॉब्लम आएगी। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम थर्मोस्टेट की नहीं होती है, प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ से डक पैक होने की होती है। मगर फिर भी कई पार्टनर जो बदल देते हैं, अगर जो टेक्नीशियन है बदल देते हैं, अगर वो बदलते भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस कंडीशन में हमको देखना है कि यहाँ पे अगर आइस है तो ये आइस को भी हमको मेल्ट कर देना है, क्योंकि आपको रिपीट प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि डैम्पर थर्मोस्टेट जो है बहुत रेयर कंडीशन में फेल होता है, डैम्पर थर्मोस्टेट खराब ही नहीं होता है जब उसकी कहीं से गैस यहाँ से लीक हो जाएगी, या इसके अंदर का मैकेनिज्म जो है वो कहीं पे खराब हो जाएगा, तो आपका जो है डैम्पर का इशू हो सकता है। अदरवाइज डैम्पर ऐसी कभी खराब नहीं होता। प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम आपकी ये डक पैक होने की वजह से आती है, हम आगे में देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये अगर डक आप जब भी थर्मोस्टेट चेंज कर रहे हैं, ये डक आप क्लियर कर लो, पानी देख लो कि पीछे में यहाँ का पानी बराबर से पीछे के आपके ड्रेन ट्रे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ड्रेन ट्रे में आ रहा है तो आपका रिपीट प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ लेना कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगर यहाँ पे आइस जमी है तो हाथ ही हाथ आपको, जब आप खोले तो तुरंत आपको चेक करना है कि ये आइस जमा क्यों है। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, जैसे आपने अगर इसको जब क्लीन करने गए ब्लॉकेज नहीं निकला अंदर से कोई, जैसे कभी कई बार क्या होता है कि लोग चने बटाने जो भी ड्राई चीजें होती है वो रख देते, तो वो जाके वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं मिला तो एक बात चेक कर लेना कि इसका हीटर प्रॉपर से काम कर रहा है क्या नहीं। हीटर की, अब वो हीटर कैसे चेक करना है वो भी हम आगे देखेंगे कि हीटर की वैल्यू हमको देखना कैसी है और हीटर को हमको चेक कैसे करना है। तो हाथों हाथ ये चेक कर लेंगे आप, तो आपको रिपीट केसेस नहीं आएंगी। मैक्सिमम रिपीट केसेस आने का प्रॉब्लम यही होता है कि हम पूरी तरह से डायग्नोस नहीं करते हैं। अगर हम पूरा जो एक्चुअल में जो मैं बोलूँ रिपेयर का जो सेक्शन है ना, वो पूरा हमारे डायग्नोस पे डिपेंड है। अगर आपने प्रॉपरली डायग्नोस किसी भी चीज को किया तो आप उसको एकदम इतना इजीली रिपेयर कर पाओगे और इतना अच्छे से रिपेयर कर पाओगे कि कस्टमर को दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोबारा कस्टमर अगर तुम्हारे सिवा अगर कोई ऑप्शन में कोई और है तो बंदे को बोलेगा नहीं भाई मेरे को वही बंदा चाहिए, मेरे को काम उसी से कराना है, क्योंकि आपने उसको डायग्नोस प्रॉपर किए थे और डायग्नोस प्रॉपर करने के कारण आपको प्रॉब्लम भी मिला सही से और आपने वो प्रॉब्लम को फिर सॉल्व भी किए। तो डायग्नोस पे सब कुछ डिपेंड होता है, हमारा डायग्नोस एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। डायग्नोस सबसे मेन है। डायग्नोस को हम बोलते हैं ईएलएस, इंडस्ट्री लेवल पे हम जिसको बोलते हैं ईएलएस। ईएलएस का होता है एलिमेंटरी लेवल स्कैनिंग, यानी शुरुआती लेवल पे उसको स्कैन करना किसी भी प्रॉब्लम को। अब इसमें भी मैं आपको कैसे स्कैन करना है एज ए प्रोफेशनली वो भी आगे सिखाने वाला हूँ, बहुत इजी बताऊंगा। और आप जब उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो ना ही आपका कोई रिपीट केस आएगा, उल्टा आपकी जो अर्निंग है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी वो। ओके, तो ये हमारा है स्टेप वॉल।
जो एक्सपांशन वॉल मैंने बताया था आपको, उसको एक्सपांशन भी बोलते हैं। ये इसी को हम स्टेप वॉल भी बोलते हैं। रिड्यूस प्रेशर ऑन द रेफ्रिजरेंट यूजिंग इट कूल एंड एक्सपांड। यहाँ भी सेम होगा। हम्म, सेम है यहाँ पे रिड्यूस प्रेशर। तो कितना प्रेशर किस चीज में देना है उसके लिए जो है हमारा ये स्टेप वॉल। अब ये हमारा स्टेप वॉल कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज होता है? कोई बताऊंगा कि मेरे को ये स्टेप वॉल कहाँ पे एक्चुअल में यूज होता है, कौन से इसमें, कौन से फ्रिज में देखने मिलता है? किसी को आइडिया है इस चीज के बारे में, स्टेप वॉल के? हाँ बोलिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। स्टेप वॉल जो होता है हमारा कन्वर्टिंग होता है। कन्वर्टिंग, जैसे आपको स्टेप वॉल है यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कैसे उसको एक्सपांड करना है। तो स्टेप वॉल जहाँ यूज होता है वो होता है हमारा कन्वर्टेबल। जो फ्रिज आते हैं ना हमारे, कन्वर्टेबल लिखा रहता है। आप रेफ्रिजरेटर को जो है फ्रीजर बना सकते हो, और फ्रीजर को जो है आप रेफ्रिजरेटर बना सकते हो। तो ये हमारा कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल का काम जो करता है वो हमारा ये स्टेप ऑन करता है, फ्रिज को कन्वर्ट करने का। तो इसमें अब जैसे क्या होता है, ये आपका इनपुट आया स्टेप ऑन में। ये जैसे आप इसको सेट करोगे एज पर कन्वर्टेबल, जैसे आपको कन्वर्ट करना है उसको, तो ये उस हिसाब से जो है आपकी गैस को यहाँ से ये इसके थ्रू, दो पाइप के थ्रू फ्लो करेगा। ये अलग है आपका और ये अलग है। अब इसमें एक चीज नोट डाउन करके रखना अपने पास कभी भी, कि ये जो स्टिकर लगा हुआ तुमको दिखता है, कभी रेड रहेगा, ऑरेंज रहेगा, येलो रहेगा या ब्लैक रहेगा, जो भी रहेगा, जिस भी पाइप पे तुमको स्टिकर दिख रहा है वो आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट है। फ्रीजर कैपलरी, ये आपकी फ्रीजर की कैपलरी है। जिस पे स्टिकर नहीं है ये आपकी रेफ्रिजरेटर की है। ये कभी भी नोट डाउन करके रखना, जिस पे आपको स्टिकर दिख रहा है ये आपकी जो है फ्रीजर की कैपलरी रहेगी। ये आता ही आता है स्टेप ऑल के अंदर में, दिया ही होता है, क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, और ये कन्वर्टेबल में बहुत प्रॉब्लम जाती है फिर। या आप कुछ और कर रहे हैं, वो काम कुछ और अपने हिसाब से करेगा। तो इसलिए जो है ये चीज़ को हमारे को ध्यान होना चाहिए, जब भी हम गैस चार्ज कर रहे हैं या हम कुछ चेंज कर रहे हैं, स्टेप वॉल चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये हमको ध्यान रखना होता है। स्टेप वॉल रिड्यूस प्रेशर ऑन दी रेफ्रिजरेंट काउजिंग इट इज कूल एज एक्सपांड। जैसे हमको किसको, इसको कैसे एक्सपांड करना है उसके हिसाब से जो है ये इसको काम करता है अपना एक्सपांड करने का। इसको भी हम रेजिस्टेंस के तौर पे ही चेक करते हैं, आगे हम सीखेंगे इसको कैसे चेक करना होता है। इसके भी हम जो रेजिस्टेंस कैसे आते हैं, कैसे हमको इन पॉइंट्स को चेक करना होता है, कैसे इसका फीडबैक है। इसमें जैसे आपको यहाँ पे चार पांच कनेक्शन देखने मिलेंगे। इसमें जो है आपका एक जैसे एक कम्युनिकेशन होगा, एक आपका फीडबैक होगा, और दो आपके एसी जो डीसी के सप्लाई होंगे, प्लस माइनस। तो ये चार वायर इसके अंदर में रहते हैं। कैसे हमको इसको भी चेक करना है ये भी हम आगे में देखेंगे। तो स्टेप वॉल का वही काम है कि इसको एज ए स्टेप यूज करना, कि जैसे कस्टमर किस तरह से उसको सेट करना चाह रहा है। जैसे फ्रीजर को अगर उसको रेफ्रिजरेटर बनाना है तो ये क्या करेगा, ये जैसे अभी इसके अंदर ये वॉल लगा हुआ है, ठीक है, ये वॉल लगा हुआ है, ये यहाँ से इनपुट आ रही है और ये दो आउटपुट निकल रहे हैं। अब आपने अगर यहाँ पे सेट कर लिया कि मेरे को दोनों रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यू को इक्वली नोट कर लेगा। ये इक्वल में दोनों को गैस इधर से गैस रिलीज करेगा। प्रेशर के हिसाब से कम प्रेशर देगा, जैसे वहां पे आइस ना जमे, क्योंकि आपने दोनों को भी रेफ्रिजरेटर बनाया है। तो वो हिसाब से ही यहाँ पे गैस रिलीज करेगा दोनों को। अगर आपने बोले दोनों भी फ्रीजर चाहिए, तो दोनों फ्रीजर नहीं होता है। एक्चुअल में हम देखा जाए तो दोनों फ्रीजर नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर होगा या फिर टोटल फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर होगा, या फिर नीचे का रेफ्रिजरेटर, नीचे का फ्रीजर होगा, ऊपर का रेफ्रिजरेटर होगा, ऊपर का रेफ्रिजरेटर होगा, या फिर नीचे का फ्रीजर होगा।
या फिर दोनों रेफ्रिजरेटर हो गए। बट आप बोलोगे दोनों फ्रीजर, तो वो नहीं होता है, कुछ मॉडल्स में आता है, सभी मॉडल्स में नहीं आता है। तो ये फ्लो को आपके मैनेज करता है, गैस फ्लो को मैनेज करता है, किसमें कितना अपने को गैस फ्लो करना है, उसका काम ये करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारी कूलिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो स्टेप वॉल के थ्रू भी आती है। अब वो कैसे डायग्नोस करेंगे ये हम आगे में देखेंगे। ये आपको देखने मिलेगा कन्वर्टिबल मॉडल में, साइड बाय साइड में देखने मिलेगा। और इनबिल्ट मतलब जो डिजाइन किया हुआ है फ्रिज अपने किचन के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, उसके अंदर भी ये देखने मिलेगा। ये हमारी गैसेस होती है। आपको ये तीन गैस जो है फ्रिज में देखने मिलेगी, R600, R134 और हाइड्रोकार्बन। ये तीन गैस हमारा जो है फ्रिज में होता है। अब इसमें पुराने फ्रिजों में आपको R12 देखने मिलेगा या कुछ और देखने मिलेगा, बहुत सी अलग 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 गैसेस आपको देखने मिलेगी। अब जो पुरानी गैसेस है उसके अंदर में आप आग बंद करके हाइड्रोकार्बन डाल दो, R12 मिली, आपको कुछ और मिला, नहीं समझ में आ रहा कौन सी गैस डालना है, आप आग बंद करके उसमें हाइड्रोकार्बन डाल दो, चल जाएगा। हाइड्रोकार्बन में एक्चुअल में हमारा चार गैस का मिक्सचर है। बोलिए। इसमें हमारी चार गैसेस मिक्स है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ये सिंगल गैस नहीं है। तो आप अगर ये डाल दोगे तो आपका फ्रिज चल जाएगा, उसमें 134 काम नहीं करेगा, उसमें R600 भी काम नहीं करेगा। जब अगर आप कंप्रेसर का ऑयल चेंज कर रहे हो, ये कंप्रेसर का ऑयल अगर आप चेंज कर, ये जैसे पुराना ऑयल है इसको निकाल के फेंक दिया आपने, इसमें पुराना ऑयल था, इसमें आपने R600 का इसका ऑयल डाल दिया इसके अंदर में, R600 वाला, तो आप R600 की गैस इसमें डाल दो, चल जाएगी। या फिर 134 का गैस ऑयल डाल दो, 134 की गैस डाल दो, आपकी चल जाएगी। तो ये गैस आपके ऐसे काम करता है। या पुराने जितने भी ऑयल वाले ऑयल बेस जो कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर के अंदर में आप R600 अपना सॉरी हाइड्रोकार्बन डालो, हाइड्रोकार्बन आपका चल जाएगा। अब इसमें जो है R6 रिस्की है, क्योंकि ये ज्वलनशील है, मतलब ये जलती है, ब्लास्ट जिसको बोलेंगे हम। ब्लास्ट तो नहीं होता बट लेकिन जलती है, अगर कहीं से लीकेज हो गया तो ये अंगार पकड़ लेती है। और अगर ये हमारी गैस नहीं पकड़ेगी, ये सिर्फ अंगार जलेगी, चुड़ 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 जैसे चिंगारी जैसा होगा, और ये छोड़ देगा, ये पूरी तरह मतलब जलेगा नहीं। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। बोल ले सर, ये जो पुराना रहता है फ्रिज, तो उसमें गैस नहीं पता चलने के बाद कौन सा गैस डालेंगे? पुराना फ्रिज उसके ऊपर स्टिकर से लिखा रहेगा, स्टिकर पे लिखा ही रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा पुराना फ्रिज है तो वो पूरे मान ऑयल बेस्ड फ्रीजर है, मतलब कंप्रेसर है वो, जिनके अंदर में R12 वगैरह जो पुरानी गैसेस होती है वो रहती थी। तो उसमें आप जो है ये मैंने बताया हाइड्रोकार्बन आप डाल सकते हो उसके अंदर में। और फिर भी अगर हाइड्रोकार्बन आपने रिप्लेस किया, आपका काम नहीं हो रहा है, तो कुछ भी मत करो, कंप्रेसर को पूरा कट करो हर तरफ से, इधर से भी कट करो, ये भी कट करो, पूरा बाहर निकालो, ऑयल निकाल लो, ये वाला जो ऑयल है ये ऑयल निकाल लो, और फिर तुम अपने कंपेबिलिटी मतलब जो आपको ठीक लग रहा, जो गैस आपको इजी लग रही, वो हिसाब से आप उसके अंदर में ऑयल चढ़ा दो, और फिर अपनी गैस चार्ज कर दो, आपका कंप्रेसर चल जाएगा। अगर आपको स्टिकर भी नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल उसमें हाइड्रोकार्बन चढ़ा के देखो। हाइड्रोकार्बन से अगर हो जा रहा है, बहुत टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम हो जाता है। रेयर केस में अगर कुछ और रहेगा तो नहीं होगा। पहले के लोग तो एलपीजी पिलाते थे, जो हमारा गैस घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए, वो पहले यूज होता था रेफ्रिजरेटर के अंदर में। तो जहाँ उनको बहुत ज्यादा और गैस मिलती थी तो वो रेफ्रिजरेटर चला अपना ये एलपीजी पिला देते थे। बट एलपीजी में ऐसा होता है कंप्रेसर कुछ टाइम के बाद में नहीं चल पाता, बैठ जाता। तो आप वहाँ पे हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आपका बहुत हेल्प करेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। बट फिर भी अगर हाइड्रोकार्बन डाले आपने नहीं चल रहा है, तो सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पे जो है, आप इसका सॉरी ऑयल चेंज कर लो। जो ऑयल आप चेंज कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे R600 का ऑयल डाल दिए, तो यहाँ पे R600 आप गैस चार्ज कर दो, आपका चल जाएगा। या आप 134 का गैस डाल रहे, 134 का डालना चाह रहे हैं तो 134 का ऑयल डाल दो, और फिर 134 गैस डाल दो, चल जाएगा। सिंपल सा है। और अगर आपके पास में सबसे अच्छी बात मैं आपको मतलब ये बता देता, जहां भी आपको 134 दिख रहा है और आपके पास अगर 134 नहीं है, या 134 बहुत स्मूथ काम मतलब उसको बहुत स्मूथ लगता है, हल्का सा भी अंदर कहीं पे अगर ऑयल रहा कुछ रहा, तो 134 काम करना छोड़ देता, कूलिंग में बहुत प्रॉब्लम देता।
आपने अगर एक दो बार 134 चार्ज किए, आपका नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मतलब नहीं हो रहा है, जिस जैसी कूलिंग आनी चाहिए प्रॉपर कूलिंग नहीं आ रही, 134 को निकाल दो। 134 की जगह पे आप हाइड्रोकार्बन चढ़ा दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा ये ऑयल बेस पे काम करता है, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं पे आपका ऑयल है तो ये आपका वो हाइड्रोकार्बन स्मूथली काम करेगा। यहाँ पे लिखा भी है रिप्लेस R134। आप R134 गैस अगर आपके पास में नहीं है तो आप वहाँ पे आग बंद करके हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हो। बट यही गैस अगर आप R600 में यूज करने जाएंगे तो ये नहीं काम करता है। R600 एक सिंगल अपनी अलग गैस है। तो ये गैस क्लियर है सबको? किसी के कोई क्वेश्चंस गैस को लेके? अब जो साइकिल हमने पहले देखे थे कि हाउ इट्स वर्क, ये जो हमने साइकिल देखे थे, तो अब ये एग्जैक्टली ये साइकिल फ्रिज में कैसे काम करती है ये अब हम देखेंगे। तो ये सेम साइकिल आपको यहाँ देखने मिलेगी। जैसे मैंने आपको बोला था समंदर, तो ये हो गया हमारा समंदर। यहाँ गैस बहुत ज्यादा हीट हो रही है, गर्म हो रही है। और ये जो मैंने बोला था ये हो गया हमारे बादल, ये हमारा बादल का रिलीज वाला पॉइंट। ये हो गया हमारा आइस फॉर्मेशन, जो मैंने बोला बरसात होती है। और फिर ये हो जाता है हमारा लिक्विड यानी पानी, ये रिटर्न जा रहा है। तो सेम कंप्रेसर है, कंप्रेसर गैस को हीट कर रहा है, वेपर बना रहा है, हाई प्रेशर वेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई प्रेशर वेपर। हाई प्रेशर भाप जो है वो आपके इवेपोरेटर में अपना सॉरी कंडेंसर में कॉइल में जा रही है। कंडेंसर कॉइल से वो ट्रैवल करते हुए आपके ड्रायर में जा रही है, जिसको हम फिल्टर भी बोलते हैं। फिल्टर में जा रही है ड्रायर में, और यहाँ से ड्रायर से होते हुए फिर ये कैपलरी में जा रही है, कैपलरी ट्यूब से होते हुए फिर आपके इवेपोरेटर में जा रही है, जहाँ पे ये आइस फॉर्मेशन लेगा। और फिर ये क्या करेगा, ये अंदर की हीट अपने अंदर लेगा, और फिर जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और फिर ये लिक्विड जो है आपका रिटर्न होते हुए आपके रिटर्न के पाइप के थ्रू कंप्रेसर में वापस चले जाएगा, और ये साइकिल जो है यहाँ पे चलती रहेगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। द रेफ्रिजरेटर वर्क्स बाय यूजिंग ए कूलिंग कॉइल। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है वो कूलिंग कॉइल पे काम करता है। कूलिंग कॉइल हम इसको ही बोलते हैं इवेपोरेटर को। यही हमारा कूलिंग कॉइल है। दिस मीटिंग इज बीइंग सब्सक्राइब। द रेफ्रिजरेटर वर्क बाय यूजिंग ए कूलिंग कॉइल। ये हमारा कूलिंग कॉइल हो गया इवेपोरेटर। The compressor compress the refrigerant, the compressor compress the gas and send it to the condenser coil। यहाँ क्या कर रहा है, ये कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करने का काम कर रहा है। कंप्रेस, ये कंप्रेस करेगा तो ये वेपर बनेंगी, और ये वेपर बन के कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर से ये ड्रायर में जाएगी, ड्रायर से कैपलरी में, कैपलर से होते हुए आपके कूलिंग कॉइल में, फिर कूलिंग कॉइल से होते हुए आपके इसमें आएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर की अगर पंपिंग बढ़ गई तो भी आपको यहाँ लिक्विड देखने मिलेगा, आइस देखने को, आइस फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, कंप्रेसर यहाँ से तो प्रेशर बना रहा है, प्रेशर बना रहा है, प्रेशर यहाँ तक के बहुत हीट जा रहा है। और फिर यहाँ तक हीट जाके वो क्या हो रहा है कि यहीं पे ठंडा हो जा रहा है। फिर यहाँ से वो थोड़ा सा ठंडा 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 आपका ड्रायर में जा रहा है, ड्रायर से होते हुए कैपलरी में जा रहा है, यहाँ पूरा वो लिक्विड बन जा रहा है। तो वो यहाँ जब लिक्विड आएगा तो यहाँ भी आपको जो है बाहर में ऐसे पानी की बूंदे 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 देखने मिलेगी, क्योंकि कंप्रेसर ही आपका पूरी तरह से प्रेशर नहीं दे पा रहा है। अब होता क्या है, यहाँ से तो आपकी गैस प्रेशर में निकल रही, लेकिन ये यहाँ ब्लॉकेज आ गया, यहाँ ब्लॉकेज आ गया, या यहाँ ब्लॉकेज आ गया, तो इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा।
प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से ठंडा ठंडा होते होते यहाँ तक, जब तक लिक्विड ठंडा रहेगा फिर इसमें जाएगा, यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा। फिर ये लिक्विड होते 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 फिर ये लिक्विड इसमें आएगा, तो सेम पोजीशन आपको देखने मिलेगी। अब ये कंडेंसर कॉइल आपका पूरा ओके है, लेकिन ये ड्रायर में जो है मैंने बताया था आपको कार्बन बॉल्स, ये कार्बन बॉल्स पूरे ब्लॉक हो गए यहाँ पे। थोड़ी सी जगह बची तो बीच बीच में से जो है गैस यहाँ से जा रही है, तो इसका प्रेशर कम हो गया, तो ये यहाँ तक पहुंचे तक लिक्विड बन जाएगा, फिर इसमें लिक्विड आएगा तो यहाँ पे आपको लिक्विड देखने मिलेगा। तो ये यहाँ से लेके इतनी चीजों तक आपका कहीं पर भी जो है साइकिल में प्रेशर का इशू आ सकता है। तो आपको अगर सिंपली मैं बता, वैसे आगे बताऊंगा, अभी बता देता हूँ आपको। जैसे आप फ्रिज को पावर ऑफ करेंगे, तो फ्रिज को पावर ऑफ करते से आप पहचान सकते हो कि आइस ब्लॉक है क्या नहीं। कैसे? जैसे आप पावर ऑफ करोगे, फ्रिज चालू था बट आपने पावर ऑफ किए, ये फिल्टर आपका एकदम ठंडा आ जाएगा, इसके ऊपर जो है मॉइस्चर आ जाएगा, पसीना बोलते हैं ना, पसीने टाइप में आ जाएगा, गीले गीले टाइप में थोड़ा सा। जैसे आप पावर ऑफ करोगे, सडनली 1 मिनट के अंदर अंदर वो जो है पूरा चिल्ड आ जाएगा। तो इसका समझ में आया था कि आपका जो है ड्रायर चोक है, यहाँ से आगे आपकी गैस ही नहीं जा रही है। तो यहाँ भी आप इजीली बहुत आराम से आप यहाँ पे जो है ब्लॉक मतलब चोकिंग पकड़ सकते हो कि फ्रिज में चोकिंग है। और अगर गैस लीक रही तो आपको ये यहाँ पे जॉइंट है, ये यहाँ जॉइंट है, फिर उसके बाद में ये अगर कंडेंसर ड्रेन ट्रे कंडेंसर लगा है तो फिर यहाँ जॉइंट रहेगा, फिर यहाँ से आपका ये फिल्टर के पास एक जॉइंट रहेगा, यहाँ ये वाला एक जॉइंट रहेगा। तो ये सभी जॉइंट पे आपको जो है वर्बली आप बाहर से मतलब चेक कर सकते हो, या इतने पॉइंट आपको जो है बाहर से दिख जाते हैं। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे आपको हल्का भी ऐसा उंगली लगा के आप देखते हो और आपके हाथ को अगर हल्का हल्का सा भी ऐसा गीला गीला ऑयल लगता है, तो इट मीन्स वहां से आपकी गैस जो है वो लीक हो रही है। गैस वहां पे समझ में, लीकेज वहां पे समझ में आ जाता है। In the condenser coil, the refrigerant release the heat and become a liquid. In the condenser coil, the refrigerant release heat and become a liquid. The liquid refrigerant flow through the expansion of the evaporator coils and also the cycle repeats the heat continuously refrigerant to interior cool. अब आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मॉडल एंड टेक्नोलॉजी यूज इन रेफ्रिजरेटर। आज रेफ्रिजरेटर सिर्फ एक जैसे हम बोलेंगे। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। सर हाँ, बोलिए सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 1 मिनट, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अभी देख करो, अभी आ रही मेरी आवाज़? हेलो? 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 अभी आ रही है क्या मेरी आवाज़? जी जी सर। आ रही है अभी? जी ठीक सर, है, जी ठीक। सर। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है अभी कुछ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैं मतलब छोड़ पकड़ हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर छोड़ पकड़ भी इनकेस अगर होता है तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको हर सेशन की मिलेगी। तो आप छूटने के बाद ही मतलब कुछ छूटता है सेशन तो आप वापस से
चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, ओके। Understanding different models and technology used in refrigerators. Refrigerator have evolved significantly over the years, incorporating various technology and models to cater to different consumer needs. यानी हर कंज्यूमर के हिसाब से अभी जो है रेफ्रिजरेटर मार्केट में आ गया है। जैसे कि मैंने अभी एक बताया आपको कि जैसे एक मॉडिफाई फ्रिज जो आता है, जैसे किसी ने उसको, जैसे अभी इसकी किचन में ये अलमीरा यहाँ पे आ गया, यहाँ उसका दूसरा अलमीरा आ गया। अब ये जो स्पेस बची हुई है, ये स्पेस ना यहाँ पे कोई नया, मतलब जो मार्केट से हम फ्रिज ले रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा नहीं, कुछ नहीं आ रहा। तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने हिसाब से एक फ्रिज बना सकता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है, यानी उसका ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा सेट हो गया उसका, उसने अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लिया। ना वो बाहर गया, ना साइड में गया, ना कुछ भी नहीं, जितनी स्पेस उसके पास में बनी हुई थी सेम उतनी स्पेस में जो है आपका रेफ्रिजरेटर बन जाता है। तो ये कंज्यूमर के हिसाब, उसकी नीड के हिसाब से भी अभी आजकल जो है रेफ्रिजरेटर बनना स्टार्ट हो गए। एनर्जी इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स एंड कन्वीनियंस, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज इन रेफ्रिजरेटर इज क्रूशियल फॉर बोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अभी टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी रिपीट किया कि किसी भी चीज़ को अगर हमको रिपेयर करना है तो उसको पहले समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में उसमें है क्या, उसमें कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, और उसके सिस्टम को हमको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हमको उसको चेक करना है। हमको चेक करना प्रॉपरली आना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रॉपरली हम चेक करेंगे उतना प्रॉपरली जो है हमारा रिपेयर भी उतना अच्छा क्वालिटी से होगा, और क्या बोलेंगे हम, उसका अमाउंट भी जो है आपका उतना अच्छे से बनेगा। अब अमाउंट कैसे बढ़ेगा आपका वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे, मतलब आप जहाँ पे 100, 150, 200, 500 रुपये का काम कर रहे थे वहां पे आप 1000, 1500 का भी काम इजीली कर सकते हो। कोई फ्रॉड या चीट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि कस्टमर से लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन काम करने का, एकदम जेन्युइन, एकदम सही तरीके से काम करने का, ताकि कस्टमर भी खुश और आप भी खुश। As these factors affect how the appliance works and how you approach troubleshooting, वो डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको ट्रबल शूट कर रहे हैं, मतलब वही डायग्नोस। क्योंकि ट्रबल शूटिंग बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है हमारे रिपेयर के अंदर में। तो हमारा डायग्नोस जो है बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर डायग्नोस सही नहीं है तो आपका पूरा रिपेयर खराब होगा, और आपके पास रिपीट रिपीट कंप्लेंट आएंगी, आपका नाम भी खराब होगा। Types of refrigerators. Refrigerator come in a variety of models, each designed to meet specific needs and preferences. The basic models are categorized based on their configuration and features. अभी बहुत वैरायटी के फ्रिज आ गए हैं, और हर एक फ्रिज जो है अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से मतलब प्रेफर करता है हर किसी को। मतलब किसी को जैसे सिंगल डोर होना तो उसने सिंगल डोर ले लिया, किसी को डबल डोर होना उसने डबल डोर ले लिया। और जो द बेसिक मॉडल्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्यूचर्स, जो भी उनका कॉन्फ़िगरेशन है, फ्यूचर है, उस पे वो डिपेंड करते हैं। डबल डोर, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म, देखो अगर जैसे अभी जो शैलेश कोई है वो नहीं कर पा रहा है ज्वाइन, तो अगर छूटता भी है या आपका भी अगर नेटवर्क जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क जाता है, कई बार होता है कि नेटवर्क के कारण काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो अगर आपका नेटवर्क जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख के भी देख सकते हो आगे में कभी भी अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से। तो ये है हमारा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं इसका। द फ्रीजर एंड रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट इज बिहाइंड द सिंगल डोर। मतलब ये सिर्फ जो सिंगल डोर है, ये सिंगल डोर के पीछे में ही जो है हमारा रेफ्रिजरेटर भी है और फ्रीजर भी है। दोनों कंपार्टमेंट हमारे ये सिंगल डोर के पीछे में है। मतलब ये डोर को जैसे हम ओपन करेंगे, हमको यहाँ पे जो है एक कूलिंग कॉइल दिखेगा हमारा फ्रीजर, और ये हमारा कंपार्टमेंट दिखेगा हमको रेफ्रिजरेटर। तो ये सिंगल रहेगा पूरा एक डोर के पीछे में।
तो ये हमारा सिंगल डोर का है। एडवांटेजेस: लोअर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कम लेगा क्योंकि कूलिंग सेक्शन एक है, तो फास्ट कूलिंग होता है। गुड फॉर लो यूसेज और स्मॉलर हाउस होल्ड, यानी छोटे घर के हिसाब से कंफर्टेबल है छोटी जगह के हिसाब से। अफोर्डेबल एंड इजी टू मेंटेन, यानी सस्ता भी है और मेंटेन में भी बहुत इजी है। बाकी फ्रिज से इसका मेंटेनेंस बहुत कम आता है, इसमें ना सेंसर होता है, ना बाई मेटल होता है, ना हीटर होता है, ना फैन होता है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती है, तो ये मेंटेनेंस के लिए भी इजी जाता है। कॉमन इशू: एक्सेस कूलिंग, फॉस्ट फॉर्मेशन और डोर गास्केट इशू। तो एक्चुअल में ये एक्सेस कूलिंग भी जो है हमारे डोर गास्केट से ही आती है। काफ़ी लोग बहुत चीज़ें करते हैं बट नहीं सॉल्व होता है, लेकिन कभी भी याद रखना, अगर आपके फ्रिज में एक बारीक सी गैप भी है तो आपके फ्रीजर में जो है आइस बहुत ज़्यादा बनेगा। तो गास्केट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। गास्केट हमको देखना है कि फ्रीज एकदम ऐसा चिपका हुआ चाहिए गास्केट पूरे इसको। अगर इसमें थोड़ी सी भी गैप रह गई तो आपका जो है फ्रीजर में एकदम ज़्यादा आइस बनेगा, आइस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कॉमन इशू इसमें वही आता है एक्सेस कूलिंग का। तो ये हमारा होता है थर्मोस्टेट से, वो हम आगे में सीखेंगे कैसे थर्मोस्टेट को डायग्नोस करना आता है, कैसे ये प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करते हैं। एक्चुअल में थर्मोस्टेट का है कि गास्केट का है, वो भी हम चेक करेंगे इसमें आगे में। तो ये जो है हमारा कॉमन प्रॉब्लम है इसमें: एक्सेस कूलिंग, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन और डोर गास्केट इशू। अभी जो हमारा डबल डोर फ्रिज जिसको हम बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, यानी जिसका जो फ्रीजर है आपका ये टॉप में होता है। ये हो गया आपका फ्रीजर सेक्शन, ये हो गया आपका फ्रीजर सेक्शन। तो ये इसको बोला जाता है टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, या हम इसको सिंगल लैंग्वेज में बोलते हैं डबल डोर। डबल डोर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर कॉन्फ़िगरेशन: द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज लोकेट एट द टॉप विद द रेफ्रिजरेटर सेक्शन बिलो, यानी हमारा जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है वो टॉप में होता है और सेम इसी के नीचे में जो होता है ये हमारा रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है। ये हमारा फ्रीजर हो गया और ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया। एडवांटेजेस: ट्रेडिशनल डिजाइन, मतलब डिजाइन में सिंगल डोर से अच्छा है। अ, एक मिनट होल्ड करना। तो डिजाइन इसकी सिंगल डोर से काफी ज्यादा अच्छी है, तो उसलिए भी ये इसका एडवांटेज है। मोर एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू बॉटम फ्रीजर मॉडल। सर हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा, बोल सर, ये इसका जो है साइड वाला प्लास्टिक जो होता है। डबल डोर का। हेलो। हाँ, हाँ, डबल डोर का है। साइड का जो रबड़ होता है ना सर, जो रबर जिससे गास्केट, चिपकता जिसको है हम गेट। गास्केट गास्केट बोलते हैं उसको, गास्केट। का वो जो आपका आवाज ब्रेक हो जा रहा है बीच में। आवाज कट रही है ना। हाँ, अभी बताइए, एक बोलिए। मिनट। हेलो।
जी सर बोलिए। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे थे आप गास्केट का? अब बोल रहे, जो गार्ड जो होता है हम्म। वो डोर पूरा सही से लॉक नहीं होता है, इसके हम्म। कारण जो प्रॉब्लम होता है, हम्म। तो वो क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा सर? वो गास्केट से सॉल्व गार्ड होगा अभी। चिपकता नहीं है पूरा। हाँ तो ये जो देख रहे हैं आप हेलो। गास्केट, ये जो गास्केट आप देख रहे हैं, जी सर। ये जी सर। गास्केट में अगर इतनी भी गैप है या इसमें इतनी भी गैप है तो आपके अंदर प्रॉब्लम फ्रीजर में आएगी ही ओके। आएगी। इसमें दो चीजें होती हाँ। है। अगर आपकी गास्केट बहुत ज्यादा कड़क हो गई है, सूख गई है, तो आप उसको एक तो रिप्लेस कर दो। अगर आप इसको जी सर। रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको नहीं मिल रही और ये फटी नहीं है, कंडीशन इसकी अच्छी है, तो एक सिंपल सोल्यूशन है। पानी को एकदम ओ- ज्यादा उबलता हुआ बॉईल करो, बहुत ज्यादा बॉईल होने के बाद में गास्केट को निकाल सर। लो। ओके। हाँ, ये गास्केट को निकाल लो इसमें से। उबलते हुए पानी को जैसा तुम निकाल बंद कर दोगे गैस, तो उसके अंदर डुबा के रखो हार्डली 50 40 50 सेकंड, या बोलो 1 मिनट हार्डली। 1 मिनट आप डुबा के रखो, 1 मिनट डुबाने के बाद ओके। में उसको आप निकाल लो, निकालने के बाद में थोड़ी देर रख दो उसको, अच्छे से कपड़े से पोंछ लो, सुखा लो। ठीक है। और लगाने ठीक है। सुखाने के बाद में देखना कि वो थोड़ी नरम हुई कि नहीं। अगर नरम हो गई तो आप उसको वापस से चिपका दो। और देखो उसमें अगर गैप आ रही है तो कुछ भी मत करो, एक ड्रायर ले लो। और ड्रायर लेके आप ठीक है। उसको हल्का सा जो है यहाँ पे ड्रायर की एयर मारो उसको थोड़ा सा खुलने तक, और देखो फिर वो पूरी चिपक जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पूरी चिपक, लेकिन फटी नहीं होनी ओके चाहिए। थैंक यू। और एकदम ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए। और एकदम ज़्यादा कड़क है तो वो आपको प्रॉब्लम देंगी। और अगर आपने इसको मतलब पानी में उबाल भी लिया, या ड्रायर से भी कर लिया, या इवन आपने नई गैसकेट भी डाल दी, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आगे में देखेंगे। वो भी हम आगे जो हमारा सेक्शन रहेगा, ओके थैंक स्पेशली गास्केट का, जो ये जो डिजाइन हम बनाई हुई दिख रही है आपको, इसके ऊपर में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। यू। ओके सर। हाँ। तो एनर्जी इफिशिएंट कंपेयर टू बॉटम फ्रीजर, यानी बॉटम फ्रीजर से ये एनर्जी में इफिशिएंट क्यों है? क्योंकि अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये टॉप में फ्रीजर है, यहाँ फैन लगा हुआ है। अब ये यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये डक है नीचे के एयर के लिए। अब ये फैन से सीधी एयर नीचे जा रही है, यहाँ कूलिंग आ रहा है, फ्रीजर में कूलिंग आ रहा है, मतलब इस वाले सेक्शन में। अब यहाँ लगाया हुआ है सेंसर, तो ये कूलिंग आ रहा सेंसर पे, यहाँ पे कूलिंग अच्छी हो जा रही और सेंसर को फील हो रहा। सेंसर क्या कर रहा है, तुरंत में कंप्रेसर को जो है वो कट कर दे रहा, कंप्रेसर के पावर सप्लाई को कट कर दे रहा। तो इजीली यहाँ पे जो एयर ऊपर से नीचे आती है वो इजी होती है। अब इसने क्या बोला, मोर एनर्जी इफिशिएंट कंपेयर टू बॉटम फ्रीजर। अब सेम ये साइकिल को हम उल्टी करते हैं। तो यहाँ पे फैन है फ्रीजर में, और ये आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट ऊपर है, ये डक है, ये डक है। तो नीचे से एयर ऊपर फेंकेंगे, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, तो नीचे से ऊपर जब एयर फेंकेंगे तो वो एयर पहले सब तरफ कूलिंग होगा इधर में, फिर सेंसर को थोड़ा थोड़ा फील होगा कि कूलिंग हो रहा है। तो इसमें क्या करेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेता है कटआउट मारने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है मोर एनर्जी इफिशिएंट कंपेयर टू बॉटम फ्रीजर मॉडल, क्योंकि नीचे से एयर ऊपर भेजने में और ऊपर से एयर नीचे भेजने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसलिए इसने बोला गया है कि मोर एनर्जी इफिशिएंट कंपेयर टू बॉटम माउंट, यानी इसको बॉटम माउंट से कम एनर्जी ये लेता है। ऑप्टेन मोर अफोर्डेबल, और ये अफोर्डेबल भी है। जैसे बॉटम माउंट फ्रिज वैसे भी देखा जाए तो महंगे आते हैं काफी, उसी के अगर कंपैरिजन में देखें तो टॉप के फ्रीजर वाले जो डबल डोर फ्रिज होते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं। कॉमन इशू है इसके अंदर में कूलिंग इशू इन दी फ्रीजर सेक्शन, फ्रीजर डोर सील प्रॉब्लम, यानी वही जो मैंने आपको बोला गास्केट। तो मेजर प्रॉब्लम इसमें ये आता है क्या, कूलिंग इशू इन दी फ्रीजर सेक्शन। फ्रीजर सेक्शन में कूलिंग होती है और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं होती है, ये एक प्रॉब्लम आता है। सेकेंड थिंग, फ्रीजर में कूलिंग नहीं होती है तो उसमें दो चीज हो सकती है, एक तो आपका गैस का रिलेटेड हो सकता है, सेकेंड होता है तो आपका फैन का हो सकता है। वो हम आगे में चेक करेंगे कैसे उसको आपको डायग्नोस करना है, कैसे उसको आपको समझना है, वो आगे के सेक्शन में है। बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, जो मैंने बात आपको बताया अभी, ये जो साइकिल बताया मैंने, ये साइकिल जो है हमारी, ये फ्रीजर की है। इसमें यहाँ आपका फैन लगा होगा और ये यहाँ डक होगा, ये डक से जो है आपकी एयर ऊपर जाएगी। ये फिर ये आपका जो सेंसर लगा होगा यहाँ टॉप में लगा होगा।
यहाँ टॉप में सेंसर लगा होगा। तो क्या होगा, यहाँ 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 पहले कूलिंग करेगा, फिर सेंसर को फील होगा कि यहाँ पे कूलिंग हो गया है करके। और सेम चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये फ्रीजर का जो होता है हमारा सेंसर यहाँ लगा होता है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज लोकेट एट द बॉटम विद द रेफ्रिजरेटर सेक्शन ऑन टॉप। फ्रीजर कंपार्टमेंट हमारा जो है वो नीचे देखने मिलेगा आपको, और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जो है हमको ऊपर देखने मिलेगा। विद द फ्रीजर सेक्शन ऑन टॉप। एडवांटेजेस, अब हम इसके एडवांटेजेस क्या है। इजियर एक्सेस टू फ्रेश फूड साइंस द फ्रिज इज एट आई लेवल। यानी, हाँ अब देखो इसने बहुत अब इसके इसके बाद बताने के लिए मतलब कुछ है नहीं, कुछ एडवांटेजेस देने के लिए कुछ है नहीं। तो उसने क्या चीज बताया कि जैसे आप डोर खोलोगे तो आपके आंखों के सामने में जो है फ्रेश फूड रहेगा। यानी उसको नीचे झुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे नॉर्मल टॉप में जो फ्रीजर होता है तो आपको जब रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट खोले थोड़ा झुक के सामान लेना होता है। तो इसका कहना है कि आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो फ्रेश फूड रहेगा वो ऊपर का डोर खोलो तो आप खड़े खड़े आई मतलब आंखों के सामने में रहेगा, आप इजीली उसको बिना झुके ले सकते हो। तो ये बताया है इसने हमको इसका एडवांटेजेस। मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल हु यूज द फ्रिज सेक्शन मोर ऑफ्टन देन फ्रीजर। सेम चीज इसने वापस से बताया कि मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल हु यूज द फ्रिज सेक्शन मोर ऑफ्टन देन फ्रीजर। यानी जो फ्रीजर से ज्यादा फ्रिज का सेक्शन यूज करते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है कि उनको बोला सेम झुकना ना पड़ेगा, और ऊपर इजीली कोई भी चीज ऊपर में मिल जाएगी तो मतलब इजी जाएगा। वो इसका इसने एडवांटेजेस में बताया वापस से। कॉमन इश्यूज। फ्रीजर नॉट फ्रीजिंग प्रॉपरली, प्रॉब्लम विद द डोर सील एंड मॉइस्चर बिल्डअप। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फ्रीजर सेक्शन इसका नीचे दिया है तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ये ग्राउंड लेवल है आपका, हम बोलते हैं ना जमीन की हीट। तो जमीन की हीट भी एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन के अंदर में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये जो है ये आपका मॉइस्चर ज्यादा लेता है, जिस कारण से क्या होता है यहाँ पे आइस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, और ये जो आपका फैन है ये आइस से ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो फ्रीजर जो है प्रॉपरली कूलिंग ही नहीं करेगा, और ये रेफ्रिजरेटर तो बंद हो जाएगा आपका। फ्रीजर जो है नॉर्मली कुछ भी कूलिंग नहीं करेगा, और नॉर्मल यहाँ से जो फ्रिज से जो ठंडा बर्फ की जो वेपर रहेगी वो वेपर जाएगी, तो बस उसके कारण से आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग होगा। बट फ्रीजर आपका कूलिंग नहीं होगा, फ्रीजर आपका वार्म रहेगा। तो ये नॉर्मली कॉमन इशू इसमें देखने को मिलता। प्रॉब्लम विद द डोर सील एंड मॉइस्चर बिल्डअप। प्रॉब्लम विद डोर डोर सील मैक्सिमम फ्रिज में आता ही है। डोर सील का जो गैस्केट आप बता रहे थे, गैस्केट का जो है प्रॉब्लम आता ही है। मॉइस्चर बिल्डअप का इसमें प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से इसका फ्रीजर बहुत नीचे है, इसलिए इसमें मॉइस्चर का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, देखने को आपको मिलता है। साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। अभी किसी ने किया है इसको रिपेयर, मतलब कभी देखा है इस फ्रिज को? चलो देखते हैं इसमें। ये जो सेक्शन दिखेगा आपको ये रहेगा फ्रीजर, ये रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, जो आपको छोटा सेक्शन दिखेगा ये आपका रहेगा फ्रीजर, और जो आपको बड़ा सेक्शन दिखेगा ये रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर। तो ये आपका फ्रीजर सेक्शन हो गया, ये आपका रेफ्रिजरेटर सेक्शन हो गया। अब इसमें दो चीजें होती है। इसमें ट्विन कूलिंग भी आता है और सिंगल कूलिंग भी आता है। ट्विन कूलिंग में क्या होता है कि ट्विन कूलिंग में आपका एक यहाँ पे कूलिंग कॉइल रहेगा, और एक आपका यहाँ पे कूलिंग कॉइल रहेगा। और सिंगल कूलिंग कॉइल में क्या होता है, आपका कूलिंग कॉइल यहाँ होता है, और यहाँ से जो एयर होती है आपकी इधर जाती है, और इधर से होके फिर वो आपका जो है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जो है कूलिंग होता है। तो इसमें हम आगे देखेंगे, ये मॉडल को हम डीपली आगे स्कैन करेंगे, क्या क्या मतलब कैसे सिस्टम इसका काम करता है, क्या रहता है, कैसे हमको डायग्नोस करना होता है, क्या हमको चेक करना होता है, कौन से प्रॉब्लम के लिए हमको क्या चेक करना है। कॉन्फ़िगरेशन। द फ्रिज एंड फ्रीजर आर प्लेस
next to each other with the freezer on one side and the fridge on other side। यानी एक साइड में हमारा फ्रीजर आ गया और एक साइड में हमारा रेफ्रिजरेटर आ गया। एडवांटेजेस, मोर कन्वीनियंट फॉर नैरो किचन स्पेस। अगर किचन स्पेस नैरो है तो वो हिसाब से ये मोर कन्वीनियंट रहता है। डोर डिजाइन डोर डिजाइन अलो फॉर मोर स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इसको ऐसे डिजाइन किया है कि इसके अंदर में स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो। बट एज पर एक्सपर्ट डायग्नोस, इसमें सामान बहुत कम आता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए इतना बड़ा फ्रिज है, बट जो नॉर्मली हमारे डबल डोर होते हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। तो ये सिर्फ शो ऑफ के हिसाब से ठीक है, बट इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम रहती है। और इवन हम जब रिपेयर करने भी जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज फेस करने होते हैं, इतनी कि मतलब यहाँ पे जगह भी नहीं होती है उसको मैनेज करने के लिए। डोर डिजाइन ऐसे, इजी टू एक्सेस बोथ द फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन। इजी टू एक्सेस बोथ द फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन। यानी ये फ्रिज और फ्रीजर सेक्शन को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी बोला गया है इसने। मतलब एग्जैक्ट हम दूर खोल के तुरंत में इसको जो है हम ले सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको लेना है, हमको अगर रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट से लेना है या हमको फ्रीजर कंपार्टमेंट से लेना है, तो ये हमको इजी जाता है लेने के लिए। अब इसमें कॉमन इश्यूज क्या आते हैं? आइस मेकर इशू। एक्चुअल में ये मॉडल में आपको आइस मेकर नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे एक आइस मेकर रहता है जिसमें से हम बाउल लगा के आइस ले सकते हैं। यहाँ से आइस गिरता है, क्रश भी गिरता है, और जैसे बॉल्स भी गिरते हैं। तो इसमें आइस मेकर का सेक्शन रहता है। तो आइस मेकर इशू, ये इशू इसमें ज़्यादातर देखने मिलता है आइस मेकर का। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, वो भी हम आगे में देखेंगे कैसे हमको चेक करना है। कंडेंसर कॉइल प्रॉब्लम। अब कंडेंसर कॉइल प्रॉब्लम इसमें क्यों दिया गया कि इसमें कंडेंसर कॉइल बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है। तो इसमें कंडेंसर कॉइल ब्लॉकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और लीकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब होता है क्या, मैक्सिमम टाइम इसका जो यहाँ पे है ना, ये पोर्शन सड़ना बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। और ये पोर्शन में अगर रस्ट हो गया तो कंडेंसर कॉइल लीकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, खराब होने का। वाटर लीकेज फ्रॉम द डोर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हारे को कि यहाँ से पानी बहुत लीकेज होता है, तो यहाँ सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। तो ये हमारा साइड बाय साइड का हो गया। अब फ्रेंच डोर। अब साइड बाय साइड और फ्रेंच डोर दिखने में मैक्सिमम सेम है, बट फ्रेंच डोर उसको बोलते हैं जो कि एक सिंगल डोर खुलता है। ये जो है, ये सेक्शन आप देख रहे होंगे, ये पूरा खुल के बाहर आएगा। जब आप इसको खोलोगे तो ये पूरा ऐसा ड्रॉर की जैसा खुलेगा। ये जैसे ये ड्रॉर खुला, जैसे ये ड्रॉर खुला तो ये ड्रॉर खुल के पूरा बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेंच डोर। बाकी ये तो साइड बाय साइड का ही पोर्शन है। ये है आपका फ्रेंच डोर। तो फ्रेंच डोर यानी ये इस टाइप से खुलने वाला कॉन्फ़िगरेशन। दिस मॉडल्स हैव टू रेफ्रिजरेटर डोर्स ऑन द टॉप, साइड बाय साइड, राइट। जो ये मतलब साइड बाय साइड वाला मॉडल बोला मैंने, ये साइड बाय साइड आ गया। ये बॉटम फ्रीजर ड्रॉअर, ये बॉटम फ्रीजर वाला जो है ये ड्रॉअर जो रहेगा। मैंने बोला आपको ड्रॉअर रहेगा, ये ड्रॉअर रहेगा आपका। एडवांटेजेस, लार्ज स्टोरेज स्पेस एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू दी फ्रिज सेक्शन। लार्ज स्टोरेज स्पेस एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू दी फ्रिज सेक्शन। सेम साइड बाय साइड जैसा, ये इसके अंदर में आप इजीली सामान रख सकते हो, काफी ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। स्टाइलिश डिजाइन एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट देन साइड बाय साइड मॉडल्स। एनर्जी इफिशिएंट इसलिए बोला गया क्योंकि साइड बाय साइड के अंदर में जो है कूलिंग कॉइल मैक्सिमम टाइम पे दो आते हैं, इसमें जो है सिंगल रहता है। मोर स्पेस फॉर वाइडर आइटम्स एंड लाइक पिज्जा बॉक्सेस। स्पेस इसमें काफी ज्यादा मिल जाता है आपको एज पर कंपैरिजन साइड बाय साइड। कॉमन इश्यूज, कूलिंग इशू स्पेशली इन दी फ्रीजर कंपार्टमेंट। जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है इसमें आपको ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रॉब्लम विद द आइस मेकर और वाटर डिस्पेंसर। अब इसमें ये जो देखेंगे आप, ये वाटर डिस्पेंसर है और आइस मेकर है।
इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, जो हमने लास्ट साइड बाय साइड भी देखे उसके अंदर भी इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इसमें भी इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ से जो है आइस आपके बॉल्स में आता है, क्रश आता है, बॉल्स आते हैं, तो यहाँ से ही आता है आपके। हम्म, हो गया हमारा आइस मेकर। कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर। कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर आपने काफी बार देखे होंगे। कॉम्पैक्ट यानी एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है। ये सिंगल होता है, जिसके अंदर एक सिंगल प्लेट का ऐसा प्लेट लगी होती है कूलिंग कॉइल की। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो बस ये एक प्लेट होंगी यहाँ पे रेफ्रि अपना फ्रीजर की, जो कूलिंग करती है। सिंगल डोर जो होता है, सिंगल डोर होता है, लेकिन इसमें एक या हार्डली दो कंपार्टमेंट रहते हैं। configuration smaller models often used in dorm rooms, ऑफिस और स्मॉल किचन्स, यानी छोटी जगह के हिसाब से ये कन्वीनियंट रहता है, तो कहीं भी आप इसको रख सकते हो। स्पेस एडवांटेजेस है इसके, स्पेस सेविंग एंड एनर्जी इफिशिएंट। छोटा है तो जल्दी कूलिंग हो जाता है, कंप्रेसर जल्दी कट हो जाता है, तो पावर भी कम लगता है। अफोर्डेबल एंड पोर्टेबल, इजीली आप इसको कहीं से पोर्ट कर सकते हो। आपको अगर कहीं पे लेके जाना है तो आप इसको इजीली यहाँ से वहाँ आप इसको इजीली कर सकते हैं। कॉमन इश्यूज जो है इसमें, लिमिटेड कूलिंग कैपेसिटी है, लिमिटेड कूलिंग कैपेसिटी है, मोटर और कंप्रेसर फेलियर इन स्मॉल मॉडल्स। इसमें जो कंप्रेसर ज़्यादातर फेल होते हैं क्योंकि इसमें कंडेंसर कॉइल छोटा होता है और प्रेशर ज़्यादा काफ़ी होता है, तो प्रेशर के कारण कभी कभी इसके अंदर में जो है प्रॉब्लम आती है। ये हो हमारा बुइल्ट इन फ्रिज, जो मैंने आपको बोला कि कस्टमर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है फ्रिज को बनाता है किचन में, तो ये होता है हमारा बुइल्ट इन फ्रिज। अब ऐसा हो सकता है कि ये भी सेक्शन फ्रीजर का फ्रिज का हो सकता है, या फिर इसको सिंगल डोर सिंगल, इसमें इतने अगर इतनी कैपेसिटी में इसको फ्रिज बनाना है तो वो इतने में भी फ्रिज बना सकता है। तो इसको भी जो है आपको चेक करना होता है, मतलब कैसे डायग्नोस करेंगे हम इसको, कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली ये बहुत रेयर केस में देखने मिलता है। बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी कस्टमर है जिसने स्पेशली अपने हिसाब से बनवाया है, तो ये आपको बहुत रेयर केस में देखने मिलेगा। बट फिर भी इसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो हम आगे में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको चेक करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है डिजाइन टू बी इंटीग्रेटेड इनटू कैबिनेटरी एंड नॉट स्टैंड आउट एज ए फ्री स्टैंडिंग अप्लायंसेस। यानी ये सीधा आपके एक जो बोलेंगे, जैसे ये जो आपका बना हुआ है, ये इसके अंदर में स्पेशली इसको सेट किया हुआ है। ये किसी स्टैंड पे या किसी इसमें बॉडी में बना हुआ नहीं है, ये पूरा अंदर इसके पोर्शन के हिसाब से बना हुआ है। एडवांटेजेस है इसके, कस्टमाइजेबल डिजाइन टू फिट सिमलेसली इनटू किचन डेकोर। किचन के तुम्हारे डेकोर के हिसाब से इसको जो है कस्टमाइज किया हुआ है, ये कस्टमाइजेबल बोलते हैं इसको। तो ये कस्टमाइज फ्रिज रहता है। ऑफ्टन कम्स विथ एडवांस फ्यूचर्स, इसमें कुछ एडवांस फ्यूचर्स दिए रहते हैं, बट बेसिकली कोई एडवांस फ्यूचर्स नहीं रहते, एक ही फ्यूचर्स है कि ये कस्टमाइजेबल है। कॉमन इश्यूज, लिमिटेड रिपेयर स्पेस। अब इसमें रिपेयर का बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। कंप्रेसर आपको चेक करना है, कुछ चेक करना है, तो उसको बाहर निकालना और उसको चेक करके वापस से इसको वहाँ पे अंदर एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। हायर रिपेयर कॉस्ट ड्यू टू कस्टम फिटिंग, अब इसमें जो है रिपेयरिंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जैसे लिमिटेड रिपेयर स्पेस होता है तो टेक्नीशियन को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसलिए ये यहाँ पे जो है प्राइस भी जो है थोड़ा सा हाई होता है, कॉस्ट जो है थोड़ी सी हाई होती है। हाई कॉस्ट रिपेयर, इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी यूज इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर, ये पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर पाए, कुछ को क्या लिंक की दिक्कत गई, कुछ बिजी है, जिसके जिनके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर हम नहीं ज्वाइन कर पाए, आपका क्लास स्टार्ट हो गया। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हमारी तरफ से दी जाती है हर क्लास की। ये क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको जो है मिल जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप पे आ जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगी। आप इजीली रिकॉर्डिंग देख सकते और अपना क्लास पूरा कर सकते।
आप कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से भी अपना क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास में रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके मन में जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स भी आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हिसाब से आप जितना ज़्यादा लाइव रहोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। इन फ्यूचर अगर आप जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे क्लास में बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, उससे आपको भी सीखने मिलेगा और जो बाकी लोग भी हमारे साथ सीख रहे हैं उनको भी सीखने मिलेगा। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं लाइव क्लास में। बाकी आप अगर रिकॉर्डिंग में कर रहे हो तो आपको सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है वो आप समझ पाओगे, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं रख पाओगे वहाँ पे। तो लाइव क्लास में रहा करो। मैं हर बार बोलता हूँ, काफ़ी लड़कों का प्रॉब्लम होता है कि जो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के बेस पे ही अपना सीख रहे हैं। बट लाइव क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिटली होता है, आपने ज्वाइन करना चाहिए। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि लाइव क्लास में रहा करो, आपका फायदा है। मेरे को तो क्या है, मैं ऑफलाइन भी मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो आपको आप कैसे भी पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइव में रहोगे तो आपका ज़्यादा फायदा है, आपके पॉइंट जो है वो ज़्यादा इजीली क्लियर होते हैं। तो जितना लाइव रहेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होता है। तो आगे के हम जो रहेगा हमारा सेक्शन हम आगे में सीखेंगे। टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी यूज़ हो रही है, कैसे काम करता है, तो पूरा इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर जो है हम पूरा आगे में देखेंगे नेक्स्ट हमारे कल के क्लास में। कल का क्लास भी हमारा सेम ऑनलाइन ही रहेगा, 8 से 11 या 8 से 10 कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर स्टूडेंट अवेलेबल है, डिस्कशन काफ़ी चल रहा है, तो क्लास हमारा 8 से 11 जाता है। अगर स्टूडेंट्स नहीं है, डिस्कशन कम है, तो क्लास हमारा 8 से 10 भी चलता है। तो आज हमारा जो है वो 8 से 10 का स्लॉट समझ लो हो रहा है। तो 8 से 10 हमारा 2 घंटे का भी ये जो रिकॉर्डिंग रहेगा ये आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि जो कल की क्लास हो उसमें आप लाइव रहें। तो थैंक यू सो मच जो ज्वाइन है अभी लास्ट तक मेरे साथ जुड़े हैं। राजा। जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया लगा आपको आखिरी तक लाइव देख के। एक्चुअल में लाइव रहने में बहुत ज़्यादा फायदा है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है कन्वीनियंट के हिसाब से सोचते हैं अपने कि बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट लाइव रहना ज़्यादा बेनिफिशियली है। लाइव रहना चाहिए, लाइव में ज़्यादा आपका मतलब डाउट्स क्लियर होता है। अगर आपका ये फर्स्ट डे का क्लास है, आप अगर कल कोई फ्रिज रिपेयर करने जा, आप ऑलरेडी टेक्नीशियन हो, कल आप फ्रिज चेक करने जा रहे हो और जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो आप मुझे कल की क्लास में पूछ सकते हैं, आप अपने डिस्कस कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है लाइव रहना। अच्छा लगा आपको आखिर तक लाइव देख के। ठीक है, इसकी थैंक यू रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग जो है आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी वापस से इसकी देख सकते हो। ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। कल क्लास भी हमारा सेम रहेगा, 8 से 10, 8 से 11 जो भी है टाइमिंग वो हिसाब से रहेगा। ठीक है। चलिए, ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।